अनूप जी के यहाँ तो भैया सबसे पहले कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी आ जाते हैं, फिर बीजेपी के आ जाते हैं, यूकेडी के आ जाते हैं, आम आदमी पार्टी के आ जाते हैं। तेरे को मैं ही मिला ना, तेरे को पता था कि नगर निगम चुनाव की बात करनी है तो अनूप को पकड़ लेते हैं। तो आज की तारीख में कितने लोग तो इस सड़कों से इसलिए ग्रसित हैं कि वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, जो उनके घर के बाहर की सड़क है वो खुद ही पड़ी है। आप मेरे को बात बताओ यार, व्हाट डिससर्विस हैव वी डन एज पीपल ऑफ देहरादून? व्हाई द हेल डोंट वी हैव अ रोबस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट? तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून नहीं पहुंच रहे, 2.5 घंटे में आप अक्षरधाम से आसारोड़ी पहुंच रहे हो। क्या हम देहरादून वासी ये चाहते हैं कि हमारा देहरादून शहर एक बिकम्स अ पुअर कॉपी ऑफ बैंकॉक एंड वेगस? एक विजन तो ये है ना, और बिल्डिंगें ही बन रही हैं और कंक्रीट बन रहा है और हरियाली खत्म हो रही है। आज बुफेट बंद है। अच्छा, आज संडे है सर, आज संडे है। यमुना कॉलोनी चलो सर, उधर बढ़िया चाय मिलती है। देहरादून की जो ब्रांड आइडेंटिटी है ना, इट इज ब्यूटीफुल। देखो, देहरादून को बसाने की बात तो बाद में होगी, आपको जो बचा खोचा है ना, आपको उसको बचाना है। आई थिंक द यंगस्टर्स ऑफ टुडे आर रियली पिस्ड ऑफ। जब तक ये हमारी रेड लाइट है, अभी 44 नंबर आ रहा है, हम मौन रखते हैं ना, हम जस्ट विल बी क्वाइट। एंड ये वाला जो इलेक्शन है, मेरे हिसाब से कम ये पहाड़ मैदान, गढ़वाल कुमाऊं, ब्राह्मण ठाकुर, कांग्रेस, बीजेपी, मोदी राहुल, ऐसे मुद्दों पर नहीं लड़ा जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने देहरादून अनफिल्टर्ड के पहले एपिसोड में। और मैं आज अपने साथ अनूप सर को लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो सर प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप हमारे पहले गेस्ट हैं, तो सर शुरुआत आपसे हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? अरे अभिषेक, सबसे पहले तो तुम्हें जो है बहुत बहुत बधाई हो। और मैं, क्योंकि मेरे लिए नया फॉर्मेट है ये, तो मुझे तुम्हें देखना है, कैमरे को देखना है, इधर देखना है, कहाँ देखना है, या बाहर सड़क पे देखना है? सर आपको कहीं नहीं देखना, ये अनफिल्टर्ड है, तो मतलब आप ये सोचिए कि हम आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि टॉक शो है, मैं आपसे कोई इंटरव्यू नहीं लेने वाला, ये कैंडिडेट है सब कुछ। तो सबसे पहले तो यार हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, एंड आई हैव नोन यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। जी। तो मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एक ललक है, कुछ ना कुछ हमेशा ट्राई करते रहते हो। जी सर। तो मेरी तो पहले बेस्ट विशेस ये देहरादून अनफिल्टर्ड के लिए। थैंक यू सो मच। और जब तुमने मुझे बताया कि इसका नाम देहरादून अनफिल्टर्ड है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जी सर। तो अभी तो हम जो हमारे को देख रहे हैं उन्हें बता भी तो दें हम कहाँ पहुँचे हैं अभी। बिल्कुल, अभी हम बल्लीवाला चौक पे पहुंच चुके हैं और आज पहला एपिसोड हमारा शूट हो रहा है। और मजे की बात बताऊंगा, देहरादून का पहला सर ऐसा शो है जो चलता फिरता शो है। अच्छा। मतलब इसमें चलते फिरते बात करते हैं, हम अपने शहर को देख रहे हैं, शहर की बातें होंगी इसमें, और ऑब्वियस सी बात है आपकी जीवन की जो जर्नी है उसके बारे में बात होगी। यार मेरा ना जीवन तो देखो छोड़ो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब हम बल्लीवाला में आए ना, तो सडनली मुझे याद आ गई। जी सर। इतने लोगों की जान जो बल्लीवाला के इस फ्लाईओवर पे गई है, तो अब उन्हें भी हम याद करें। और ऑफ कोर्स बहुत समय बीत चुका होगा, लेकिन उनकी फैमिलीज़ के साथ में अपनी कंडोलेंसेस को भी एक्सप्रेस करें। उसी के साथ में ये भी होप करें कि आने वाले समय में हमारा जो शहर है वो और सुरक्षित बने, सेफ बने। तो हाँ, आई थिंक ये भी एक फीलिंग मेरे को भी अचानक आई। तो सर, जैसे कि हम जानते हैं देहरादून में नगर निगम चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं, पूरे शहर में चुनाव का माहौल बन रखा है। सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरे मन में ये आ रहा है, अक्सर हम देखते हैं कभी भी जनता को कोई दिक्कत होती है तो वो किसी पॉलिटिशियन के पास जाता है और उससे मदद मांगता है या फिर जो कुछ भी होता है। लेकिन सर सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा है कि अनूप जी के यहाँ तो भैया सबसे पहले कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी आ जाते हैं, फिर बीजेपी के आ जाते हैं, यूकेडी के आ जाते हैं, आम आदमी पार्टी के आ जाते हैं। सर हो क्या रहा है, मतलब जनता उनके पास जाती है और नेता नौटियाल जी के पास आ रहे हैं, ऐसा क्यों है सर? अरे यार ये अभिषेक, तो पहले मेरे को हंसी आ रही है कि तेरे को मैं ही मिला ना, तेरे को पता था कि नगर निगम चुनाव की बात करनी है तो अनूप को पकड़ लेते हैं। तो नहीं सर, ऐसी बात नहीं, मतलब जो दिख रहा है आप सोशल मीडिया में भी डालते रहते हैं। हाँ। सब आपके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, पेपर वर्क चल रहा है वहाँ पे, तो सर वो क्या आपसे प्लान पूछ रहे हैं? नहीं, प्लान नहीं यार। देखो, पहली बात तो चलिए, एनीबडी विल बी हैप्पी, तो मेरे को बड़ी खुशी है। और दूसरा उससे भी ज़्यादा ये है कि भाई चुनाव का समय है, तो डेफिनेटली जो कंटेस्टेंट्स होते हैं वो भाई, मैं तो एक वोटर हूँ ना, तो वो शहर के लोगों के पास जाते ही हैं और मेल मिलाप होता है। तो मैं उससे उसी तरीके से देख रहा हूँ और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस बहाने जो है उनसे मेरी बातचीत हो रही है, मैं उनको जान पा रहा हूँ, उनको सुन पा रहा हूँ, और उसके अलावा अपनी बात भी रख पा रहा हूँ। और जो
चूँकि मैं कुछ सिटीजन्स के साथ में मिलकर के हम काम करते हैं, कोशिश करते हैं, तो जो उनकी भी बातें हैं उसको भी मैं उन तक रख पा रहा हूँ। तो बाय द वे अभी हम बल्लूपुर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं सर? हम घंटाघर की ओर जाएंगे। अच्छा, ओके। ऑन अ लाइटर नोट, मुझे अब लगता है कि भाई उम्र तो खैर सभी की बढ़ रही है, तो ये कहीं मेरे लिए डेंजरस साइन तो नहीं कि मैं कहीं मार्गदर्शक मंडल में तो नहीं आ रहा हूँ? तो नहीं सर, इतने सारे अलग अलग पार्टी के मार्गदर्शन मंडल में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मजे की बात यह है कि आप बोल रहे हो कि जनता के पास जाती है ऑब्वियसली वोट मांगने, पर सब आपके पास आ रहे हैं, आप उनको कुछ पेपर भी दिखा रहे हैं, तो सर क्या है वो पेपर, आप क्या उनको बता रहे हैं, और मतलब आपके पास ही क्यों? क्या आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। देखिए, हम में से कई अगर देहरादून शहर की हम बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे पिछले लगभग 1 साल पहले एक देहरादून सिटीजन फोरम का हम लोगों ने गठन किया है। जी सर। तो तुम्हें तो पता ही है कि हम उसके थ्रू एक ग्रीन एजेंडा को पुश कर रहे हैं। जी सर। और उसको भी 2-3 लेवल्स पे पुश कर रहे हैं या उसकी एडवोकेसी कर रहे हैं। तो पहला लेवल तो यही है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के पास, जो यहाँ पर ट्रेड बॉडीज़ हैं, उत्तराखंड की व्यापार मंडल है, उनके पास जा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि भाई उत्तराखंड राज्य के जो 100 शहरी निकायों में चुनाव हो रहा है उसमें ग्रीन एजेंडा होना चाहिए। और ये खाली इस चुनाव की बात ही नहीं है, पूरे उत्तराखंड में अगर हम गवर्नेंस की बात करें, उत्तराखंड में चीज़ें कैसी होनी चाहिए, तो ये अगर एक लाइन में बोलें तो ये ग्रीन एजेंडा का एक बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जो कि हमें लगता है कि हमारे राज्य की जो भौगोलिक परिस्थिति है या जो हमारे यहाँ पे ग्रीनरी है, जो हमारी पूरी आइडेंटिटी है, हेरिटेज है, पहचान है, उससे अलाइन होता है। तो एक तो ग्रीन एजेंडा हो गया राजनीतिक दलों के लेवल पर। अब पैन उत्तराखंड जो दूसरा स्टेप है उसी के साथ में वो ये है कि हम जो देहरादून शहर के जो मेयर कैंडिडेट्स हैं, आज संडे है, 12 तारीख है आज जनवरी को, यूथ डे, नेशनल यूथ डे, तो उसकी भी सभी लोगों को हार्टीज कंग्रेचुलेशंस। तो हमारा अगला जो कदम होगा, हम एक मेयरल कैंडिडेट्स को भी एक ग्रीन एजेंडा फॉर देहरादून सिटी उसको हम पेश करेंगे। और उसके बाद में जो थर्ड स्टेप है, हम एक मेयर संवाद कराने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो वो मोरलेस फाइनलाइज हो चुका है। वो 18 तारीख को, वो सैटरडे है 18 तारीख को दिन में 12 बजे। तो अभी हमें कॉन्फर्मेशन सबसे मिलना है। तो लेकिन एज थिंग्स स्टैंड टुडे, शनिवार 18 जनवरी को दिन में 12 बजे देहरादून के प्रेस क्लब में, जो कि परेड ग्राउंड में है, वहाँ पे बड़ी शालीनता के साथ में हम एक मेयर डिबेट का आयोजन करेंगे। और ये कोई डिबेट नहीं बोलना चाहिए, संवाद बोलना चाहिए, संवाद ही है वो। मतलब यहाँ पे तू मैं नहीं होगी कोई हूटिंगबाजी, नारेबाजी, वो सब नहीं है। हमको वहाँ पर हम सिंपली अपनी बात रखना चाहते हैं, और जो हमारे मेयर प्रत्याशी हैं, जो उनका विजन है, तो हम वहाँ पर ये आरोप प्रत्यारोप कि ये हो गया वो गया, उसमें वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आप अपनी बात रख करके ये बताइए कि अगर आप चुने जाते हैं या देहरादून की जनता अगर आपको चुनती है, तो आप देहरादून शहर को लेके 5 साल में लेके आपका क्या विजन है। तो इस सोच को जो है ना। तो सर, आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, मोटे मोटे तौर पर आप बताइए ग्रीन एजेंडा है क्या? अगर हम पॉइंटर्स में बोलें, मतलब ग्रीन एजेंडा का मतलब क्या है? देखो यार, अगर स्टेट की बात करें तो पहली बात तो चाय पीने में बड़ा मज़ा आ रहा है यार, है आज तो ठंड भी है। बिल्कुल सर। तो जो स्टेट के लेवल पर अगर हम ग्रीन एजेंडा की बात करें, जो हमारे उसमें 18 बिंदु हैं, वेरी ब्रीफली तो हमने उसमें ये बोला है कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टीज को बोला है कि आप अपना भी, पहली बात तो आप एक अर्बन अपना मैनिफेस्टो उत्तराखंड के लिए जारी करिए। दूसरी बात, आप शहरों को लेकर जारी करिए। ऑफ कोर्स आप और हम देहरादून अनफिल्टर्ड कर रहे हैं, लेकिन देहरादून की बात करेंगे तो अब थोड़ा सा है, मैं जब भी तो हमेशा उत्तराखंड की बात होती है। तो उत्तराखंड में 100 निकायों में चुनाव हो रहा है, उनमें से 11 नगर निगम हैं। तो आप कम से कम जो हमारे प्रदेश के बड़े शहर हैं, आप उन शहरों के भी, हल्द्वानी है, हरिद्वार है, आप उसके भी मैनिफेस्टो जारी करिए। मैनिफेस्टो की आप मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, उसको आप लेकर के अपना कोई थॉट प्रोसेस हमारे साथ शेयर कीजिए। नॉर्मली मैनिफेस्टोज़ की एक पॉलिटिकल भले ही मॉनिटरिंग होती होगी, लेकिन उसको अर्बन गवर्नेंस के चश्मे से आप उसकी कैसे मॉनिटरिंग करेंगे। आपके जो मेयर और चेयरमैन पहली बार चुन के आएंगे, देहरादून की बात करें तो जितने प्रत्याशी हैं, विशेष तौर पर जो अगर हम बड़े राजनीतिक दलों की बात करें तो पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर वो जीतते हैं तो उनकी हैंड होल्डिंग कौन करेगा, उन्हें समझने में टाइम लग जाएगा। ऐसे करके वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के आपका क्या है, कचरा एक इतनी बड़ी समस्या आज देहरादून शहर की, आज लगभग हम लोग, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग शेख, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं, आज संडे है सर, वैसी रोड खाली है तो आराम से चल रहे हैं। तो हम लोग मतलब लगभग 450 मेट्रिक टन, 500 मेट्रिक टन, यानी 4.5-5 लाख किलो कचरा हम लोग देहरादून शहर में प्रतिदिन पैदा कर रहे हैं। अब 5 लाख किलो कचरा तो बहुत ज़्यादा होता है। उसमें एस्टिमेटेड अगर हम लें 8 से 10% प्लास्टिक वेस्ट है, यानी 40-50 हज़ार किलो प्लास्टिक वेस्ट ही हमारा आ रहा है। तो वेस्ट हो गया एक बहुत बड़ी समस्या अभिषेक, जो पिछले सालों में उभर करके आई है, और मुझे लगता है कि आई एम श्योर कि उससे आप भी एग्री करोगे। बिल्कुल। देहरादून के लोग इस समय
ट्रैफिक को लेकर के सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित हैं तो वो ट्रैफिक जो है ना इस समय एक बहुत बड़ा रामबाण, मतलब रामबाण तो क्या कहेंगे, वो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है वो, और शहरी जीवन को सुधारने के लिए वो एक रामबाण है। तो ट्रैफिक, पार्किंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सभी चीज़ें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अभिषेक जी कि एंड ऑफ कोर्स यू नो दिस वेरी वेल कि सारी चीज़ों की कड़ियाँ जुड़ती हैं। देखो आइसोलेशन में कोई चीज़ नहीं होती। आज हम ट्रैफिक की बात करें और हम सड़क की बात ना करें, आज हम रोड की बात करें और हम एनक्रोचमेंट की बात ना करें, आज हम एनक्रोचमेंट की बात करें और जल भराव की बात ना करें, तो ये सारी कड़ियां जो है, सारी चीजें, तो ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ट्रैफिक, पार्किंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसको लेकर के, और फिर हमारा ग्रीन एजेंडा है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि भाई शहरों के क्लाइमेट एक्शन प्लान्स क्यों नहीं बनते हैं। देश का क्लाइमेट एक्शन प्लान बनता है, राज्य का बनता है, शहरों के नहीं बनते हैं। पर्यावरण और SDG गोल्स को लेकर के क्या काम हो, भू धंसाव, भूस्खलन, लैंडस्लाइड वगैरह, आपको पता ही है कि जोशी मठ, कर्णप्रयाग वगैरह में कितना वहाँ पे लैंड सब्सिडेंस पिछले 2 सालों में हुआ है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए। बड़ा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट ये है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ कि जो हमारे नगर निगम वगैरह हैं, जितने भी हमारे हैं, उसमें जन सहभागिता बिल्कुल मिसिंग है। तो मैं कई बार इस बात को बोलता भी हूँ कि देखिए जो हमारे मेयर हैं, ठीक है, वो व्यवहारिक लोग होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, तो आज आप उन्हें अपने मुंडन में घर में बुलाते हैं, बर्थडे पार्टी में बुला लें, आप कहें कि सर मैं एक सैलून खोल रहा हूँ, आप आकर के लाल रिबन काट दीजिए, तो वो उसमें आ जाते हैं, शादियों में जाते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन ये कोई मैकेनिज्म नहीं हुआ पब्लिक इंटरफेस का। तो भाई अब 12-13 लाख लोगों की जनसंख्या इस शहर में है, एक अनुमानित आंकड़ा है, तो उसके साथ में नगर निगम हमारा कैसे कोई सिस्टमेटिक तरीके से जन सहभागिता करता है, इसको भी लेकर के हम अपने ग्रीन एजेंडा में मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वार्ड समिति को बनाने की, मैं बहुत ज्यादा विस्तार में तो नहीं जा रहा, आई होप योर प्रोग्राम इज नॉट गेटिंग वेरी बोरिंग। मेरे को बता देना यार, अगर मैं काट दूंगा आपकी, है ना। हाँ, तो आई होप कि जो हमें दोस्त लोग देख रहे हैं, हम कनॉट प्लेस पहुंच चुके हैं अभी तक, तो lenskart.com, सफारी, जॉकी, सब कुछ, हिंद लेदर वर्क्स, यू नो सर। इसी को सोचते हुए बात आ रही है, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स तो देहरादून के अंदर आ गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे नाइकी, रिबॉक, बड़ी बड़ी ब्रांड्स आ रही हैं यहाँ पे, कपड़ों के भी, है ना। तो सर ब्रांड्स तो आ गई, पर क्या यहाँ का युवा इतने पैसे कमा रहा है कि वो इतनी बड़ी ब्रांड से जाके कपड़े खरीद ले? अब एक छोटी सी बात है सर, तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, पर क्या देहरादून का जो आम नागरिक है वो इतनी बड़ी ब्रांड्स का सामान ले सकता है? ये पूछने वाली बात है सर, सोचने वाली बात भी है साथ ही साथ। अब यार देखो, कमर्शलाइजेशन जो है वो तो है ना पूरे देश में ही, ये जो अब चाहे वो मॉल कल्चर है, शॉप्स का कल्चर है जी, वो तो सभी जगह आया है। और अगर इसको एक और एंगल से देखा जाए, अच्छा घंटाघर से आप कहाँ जा रहे हो? घंटाघर से सर हम जाएंगे प्रिंस चौक की ओर चलते हैं, और उसके बाद ISBT की तरफ हम जाएंगे। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया है, तो मेरे को शहर घुमा रहे हो आज, हम शहर के अंदर है सर, बिल्कुल। चलो, वेरी वेरी नाइस। तो यार जो आपका क्वेश्चन था ना, देखो अगर हम बहुत पीछे जाते हैं तो एक ज़माने में देश में रोटी कपड़ा मकान की बात होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो है कपड़े की तो बात कहीं नहीं होती है, रोटी की बात और मकान तो की बात है। तो ये जो कपड़ा, मैं इसको आपके क्वेश्चन से जोड़ रहा हूँ, जो आप मॉल वगैरह की बात कर रहे हो, तो आज इतने अथाह, मतलब जब हम खुद ग्रो अप कर रहे थे तो बहुत कम कपड़े होते थे। तो अब ठीक है यार, आई थिंक दिस इज सॉर्ट ऑफ ये तो एक है कि भाई ठीक है, इतना कल्चर, कंज्यूमरिज्म का कल्चर है, ऑफ कोर्स उसके अब इकोनॉमिक एंगल उसका अपना जगह है, लेकिन उसका जो एक्सेस कंजम्पशन है, मैं तो उसको, इस मॉल कल्चर को और इन तमाम दुकानों को, मेरी जो ज़्यादा बड़ी कंसर्न और वरी है, या जो मैं सोचता हूँ, जो पूरा जो फिर शायद हम देहरादून की बात से अलग चले जाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा उस पर, कि ये जो पूरा कंजम्पशन है, कि जो पूरा समाज, ये पूरी सोसाइटी है, आज हम इतना ज़्यादा चीज़ों को, उसका उपभोग कर रहे हैं। तो चाहे वो कपड़ा है, कोई भी चीज़ है, उसको बनाने में आपको किसी संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक वैश्विक, राष्ट्रीय और हमारे देश और ऑफ कोर्स फिर हमारे शहर, सभी जगह की ये इश्यू है। अब शादियों का उदाहरण ले लो, शादियों में कितना खर्चा किया जाता है, हर कोई कर रहा है, तो हर कोई खर्चा करता है अपनी, वो चाहे वो कंपटीशन बन गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो आई डोंट नो इफ आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, बट वापस हम अगर देहरादून पर ही आए तो आई थिंक, है ना वो। तो चलिए, हम सर बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे थे अभी तक, और आपने इतने सारे सामाजिक मुद्दों की भी बात करी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं देहरादून सिटीजन फोरम के साथ और अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि इतना अच्छा आपका कॉर्पोरेट करियर चल रहा था, उसके बाद अचानक से आप एक समाज सेवी बन जाते हैं, तो सर ऐसा क्या हुआ कि जिसने आपको समाज सेवी बनने पर मजबूर कर दिया? और मतलब इस सफर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ऐसा कैसे हो गया एकदम? यार मैं समाज सेवी वगैरह तो मैं बताया बड़ा ना हाई फाई टाइप का, मैं कोई समाज सेवी नहीं हूँ, है ना। मैं ऑनेस्टली, मैं कोई
अपने आप को, ठीक है वो सभी की अपनी लाइफ की अपनी अपनी जर्नी होती है, और मेरी भी जर्नी एक बड़ी ऑर्डिनरी जर्नी है। पढ़ाई लिखाई मैंने करी दिल्ली देहरादून में, जैसे करते हैं भाई सब हम मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं, कोई थोड़ा सा ऊपर कोई थोड़ा सा नीचे। और उसके बाद में होता ये है कि भाई जब मैं जिस समय मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई तो उस समय जो दौर था उस समय यही था कि भाई आपको नौकरी ढूंढनी है, तो क्योंकि तो नौकरी करनी थी, तो फिर एक दौर नौकरी का रहा है ना, काफ़ी साल नौकरी करी। और मेरे अंदर एक बहुत बड़ी ललक थी अभिषेक कि मैं ना विदेश जाना चाहता था शुरुआत से तो था मेरे को कुछ ना, उस समय शायद ज़्यादा भी क्रेज़ होता था, मुझे पता नहीं अभी इतना क्रेज़ होगा नहीं होगा, और नौकरी करने के लिए बाहर जाना चाहता था। तो प्रभु की बड़ी कृपा रही कि मैं 10 साल विदेश रहा और अलग अलग देशों में अपने परिवार के साथ रहा जी। और उसके बाद में बहुत से लोग जो कि सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं, गवर्नमेंट में भी लोग काम करते हैं, अलग अलग जगह लोग काम करते हैं, वो कई बार ना अपने काम से ना चट जाते हैं, जैसे कहते हैं, तो कहते हैं यार वो अपने आप को क्वेश्चन करते हैं। तो अच्छा ये इनामुल्ला बिल्डिंग की तरफ पहुंच गए अभी हम, है ना, तो लोग यार चट जाते हैं, वो कहते हैं यार हमारी मतलब हम कोई फिलोसॉफिकल नहीं है, बट एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन इंसान अपने आप से कई बार पूछता है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, है ना। अब अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर कोई साबुन तेल बेच रहा है तो वो कहेगा यार मैंने क्या मतलब इज दिस द पर्पस ऑफ माई लाइफ। तो शायद थोड़े बहुत मेरे को भी कुछ ऐसे जहन में कुछ ख्याल आने लग गए, तो वहाँ से मेरी सो कॉल्ड जर्नी चेंज हुई। और अगेन मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड और फॉर्चुनेट कंसिडर करता हूँ कि चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि ऑफ कोर्स हम सब उत्तराखंड से ही हैं, तो मुझे यहाँ वापस आने का मौका मिला और मुझे अपने साथियों के साथ मिलकर के मैं कुछ काम कर पाया यहाँ पे। तो ऐसे ही करके जो है ये थोड़ा बहुत कारवां बढ़ता गया है। और चूंकि मेरी रुचि है, आई थिंक मैं अगर इसको एक लाइन में समराइज करूँ तो मेरी जो रुचि है वो जो जिसे आप सोशल इश्यूज़ कह सकते हो, सिविक इश्यूज़ कह सकते हो, गवर्नेंस के इश्यूज़ कह सकते हो, एनवायरनमेंट के इश्यूज़ कह सकते हो, मुझे इन्हीं चीज़ों में मज़ा आता है। तो अब मेरी हॉबी यही है, तो अब वो आपकी हॉबी वही है तो आप उसी पे ही सुबह से लेकर रात तक आप लगे रहते हैं। तो ये आई थिंक थोड़ा बहुत सर बहुत ही खूबसूरत और एक लंबा सफर रहा है यहाँ तक आने का। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने इतनी बारीकी से चीज़ों को देखा है, आप अक्सर आपका कोई भी इंटरव्यू आता है, चाहे आपकी खुद की वीडियो भी आती है, आप उसमें डेटा एनालाइज करके बात करते हैं, डेटा के ऊपर बात करते हैं, आपके पास हमेशा कोई ना कोई पेपर रहता है जिसमें आपने नंबर्स लिखे रहते हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून में सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है इस वक्त हमारे लिए, और उनसे हम कैसे पार हो सकते हैं, कैसे हम सुलझा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को? मोटी मोटी अगर बात करें 4 मुद्दों के ऊपर बात करते हैं देहरादून के। अब यार देखो, अब प्रिंस चौक पहुंच चुके हैं सर। और आज मजे की बात ये है कि सर ट्रैफिक बहुत कम है, संडे है क्योंकि लोग अपने घर में आज आराम कर रहे हैं। मुझे लगता है देखो ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्शन भी है, आज 12 तारीख है, यानी आज से 10-11 दिन के बाद में मेयर का भी चुनाव है, हम 100 पार्षदों को भी चुनने वाले हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि आज की तारीख में अभिषेक जो नंबर 1 जो और इसको ऐसे भी हम समझने की कोशिश कर सकते हैं या बात कर सकते हैं जी, कि आप सपोज बीमार हो जाएं, आप ज़्यादा बीमार हो गए, हल्की फुल्की बीमारी तो ठीक है, आप घर में आपने क्रोसिन वगैरह खा ली, आप ज़्यादा बीमार हो गए तो आप क्या करेंगे भाई? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप अस्पताल जाएंगे। तो देहरादून इस समय एक बीमारी की स्टेज से गुजर रहा है और ये बीमारी समय के साथ में बढ़ती जा रही है। तो आज जब हम अगर अपनी पर्सनल बात करें, आज अगर हमें ही अस्पताल जाना होगा तो डॉक्टर सबसे पहले ये कहते हैं कि यार ये वाले काम ना आप करने छोड़ दो, आपने दवाई क्या खानी है वो तो बात की बात है, लेकिन आप ये मत करो, आप ये मत करो, आप अगले 1 महीने तक ये चीजें मत खाइए, ऐसा मत करिए, है ना, इस चीज का आप ध्यान रखिए, तो ये मत करिए और ये करिए, कुछ ऐसा करके डॉक्टर साहब बोलते हैं। कुछ और चीजें भी कहते हैं भाई आप जो भी है हाइजीनिक है, या आप ये वाला टेस्ट कराइए, वो तमाम चीजें हैं। देहरादून के संदर्भ में क्या नहीं होना चाहिए, जैसे सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क देहरादून का किया है, जो यहाँ पर अनरेगुलेटेड विकास हुआ है, तो जो एक्सेस ऑफ विकास हुआ है, मतलब देहरादून में अब सबसे पहले जरूरत जो है चीजों को रेगुलेट करने की है। तो चीजों को थामने की आवश्यकता है भाई, हम चीजों को किस तरीके से थामेंगे। तो बेसिकली आपको अगर एक लाइन में बोले, आपको चीज़ों को रेगुलेट करना है, आपको चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करना है। तो जैसे अभी कहना कि अभी एक बिल्कुल खुली बंदर बांट है भाई, आप आइए, आप कुछ भी करके चले जाइए,
तो आपको, जैसा मैंने कहा, सॉरी मैं इसको दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको लेकर थोड़ा सा, अब आप कहिए पैशनेट हैं या उसको लेकर के, तो और मैं ही नहीं हूँ, बहुत से लोगों का ये मानना है कि हमें ना कहीं बंदिशें लगानी पड़ेंगी। और बंदिश लगाने का मतलब है कि भाई आप रेगुलेट करेंगे, आप इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, उसी के साथ में जो पूरी अर्बन प्लानिंग का फिनोमिना है। देखो मैं एक बड़ा साधारण, आप और हम बड़े साधारण नागरिक हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझते हैं, पढ़ते हैं, भाई अर्बन प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग का पूरा कॉन्सेप्ट गायब है। आज अगर हम बात करें कि यार देहरादून शहर में, उत्तराखंड राज्य में कौन टाउन प्लानर है, तो सवाल ये है कि क्या एमडीडीए भी जो है टाउन प्लानर की सुन रहा है? और एमडीडीए के ऊपर तो नेताजी हैं, और जो बाकी तमाम जो पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा कॉकस है, तो वो खैर एक फिर अलग उसमें भी हम आ जाएंगे। लेकिन पहला जो बिंदु है, जो मैंने कहा कि हमें चीज़ों को रेगुलेट करना है, अब हम यहाँ पर अपने सहारनपुर चौक पहुँच गए, यहाँ पर अभी रेड लाइट चल नहीं रही है, तो अगर हम रेड लाइट की बात करें, रेड ग्रीन येलो, और हम बधाई भी दे देते हैं, यहाँ पे कुछ लोगों के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं जो हमारे पार्षद भाई बहन चुनाव लड़ रहे हैं, तो यार लेकिन बाद में ना अपने पोस्टर निकाल लेना प्लास्टिक वाले, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कैमरे में देख करके ये भी आप लोग काम कर सकते हैं, बड़ा अच्छा काम होगा। अभिषेक देखो, इतना ही अनफिल्टर्ड यही तो होता है कि आप लोग जितने लोग अपने ये फ्लेक्स लगा रहे हैं, आप लोग प्लीज अपने फ्लेक्स लगा करके उसे एक जगह कर दीजिए कि आप ये वादा कर रहे हैं। और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं देहरादून अनफिल्टर्ड को, आप भी कॉमेंट करके बताएं कि ये आपको विचार कैसा लगा कि हमारे 100 वार्डों में जो हमारे सैकड़ों प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस बात का वादा करें कि 23 तारीख के बाद में वो स्वयं जो है अपने फ्लेक्स को निकाल लेंगे। बिल्कुल, तो ये भी एक अच्छी अपील है, इसको बढ़ाते हैं, इसको इस प्रोग्राम के अलावा बढ़ाएंगे इस अपील को। जी सर। तो वापस देखो, रेगुलेट करना है, तो ट्रैफिक लाइट की मैं बात कर रहा था अभिषेक। रेड का मतलब देहरादून में कुछ एरियाज को गवर्नमेंट कह दे कि बॉस इसमें अब एक ईंट नहीं लगाएंगे, तो आपने रेगुलेट कर दिया। येलो जो है आपका, वहां पर आप कुछ पार्शियल कर सकते हैं कुछ, लेकिन उसमें बंदिशें होंगी, बड़ी स्ट्रिक्ट बंदिशें होंगी। और ग्रीन में भी आप करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे जैसा अभी आपने इस तरीके से कर रखा है। तो रेगुलेट आप करें, रेस्ट्रिक्ट करें, रेड ग्रीन येलो का कोई सिस्टम फॉलो करें। ग्रीन को फिर एक जोनिंग लॉज होते हैं, हम अपने जो अभी मेयरों को चिट्ठियां देंगे उसमें हम जैसे बात करें ग्रीन टू कंक्रीट के रेशियोज होते हैं, तो जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, हमारे टाउन प्लानर्स हैं, वो इस पर बेहतर राय दे सकते हैं। तो मैं तो एक बड़े व्यावहारिक तौर पर ये वाली बात बोल रहा हूँ। फिर हमारे देहरादून शहर में एक जैसे एक फुटहिल पॉलिसी है, अब एक तो पहाड़ होता है लेकिन एक फुटहिल्स होते हैं, उसकी किस तरीके के साथ में बेतरतीब तरीके के साथ में उन फुटहिल्स को बर्बाद करके जो है ये जो पूरा, मैं उसको एक शब्द में बोलूँ, कॉकस जिसको कहते हैं, ये पूरा कॉकस उसको कैसे बर्बाद कर रहा है। तो ये अपने आप में रेगुलेशन की पूरी जो बात है, ग्रीन बिल्डिंग्स बने और सरकार पॉलिसी इंसेंटिव्स दे, जो लोग ग्रीन बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अर्थक्वेक बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो एक ये जो पूरी रेगुलेशन वाली बात, एक तो खैर ये वाली हो गई। दूसरी बात अभिषेक, मुझे लगता है जो देहरादून की और उत्तराखंड राज्य की पहचान है वो ग्रीन है। अगर एक शब्द में बोला जाए, तुम सहमत हो मेरी बात से? हरा भरा धून है ना, हरा भरा धून है जी। तो आई थिंक द होल फोकस शुड बी ऑन गो ग्रीन। अब लेकिन उस ग्रीन को भी परिभाषित करने की जरूरत है। भाई हम ग्रीन का क्या मतलब कहते हैं? क्या ग्रीन सिर्फ पेड़ है? तो पेड़ तो है ही है, लेकिन पेड़ के अलावा जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, जो हमारी जो हमारे पार्क्स हैं, जहाँ पर भी हमारे कोई खुले हमारे जगहें हैं, हमारे मैदान हैं, हमारे बगीचे हैं, हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है। बेसिकली हम, क्योंकि देखो लैंड जो है ना, लैंड एक बड़ा स्केर्स रिसोर्स है, और ये हम सबको पता है कि पिछले 25 साल में जब से राज्य का गठन हुआ, और विशेष तौर से देहरादून में ये जो हम बर्बादी की बात करते हैं, तो तुम भी तो यार ठीक है, तुम भी सुनते होगे, पढ़ते होगे, भाई एक बार ज़माने में यहाँ पे बड़े लीची के बाग हुआ करते थे, आम के बाग हुआ करते थे, और चाय, चीनी, इस किस्म की जो थी, बासमती चावल था। तो ये सब तो अब इतिहास के पन्नों में रह गया। तो ये जो गो ग्रीन है ना, अगर दो शब्द, जैसे नाइकी के पंचलाइन ना, जस्ट डू इट, वैसे मेरे को लगता है देहरादून के संदर्भ में अगर हमारे सीएमजी समझ गए क्या हुआ? कौन हुए? धामी जी की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा कि तुम सीएनजी ना सोचो, मैंने कहा कि तो मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, सीएमजी, हमारे सीएमजी और उनके जितने कॉलीग्स हैं। अब इमेजिन करो यार कि कितना इंस्पायरिंग होगा, बट दे शुड जेन्युइनली मीन इट ना, कि गो ग्रीन उत्तराखंड, है ना। तो अब गो ग्रीन में होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। अब आपको कंजर्व भी करना है, और जब हम ग्रीन की बात करते हैं उसके साथ में मैं भू कानून को भी जोड़ना चाहूँगा, है ना। तो अब वो भी अपने आप में फिर एक बड़ी बात है कि भाई जब 6 साल पहले देहरादून शहर का, एक्चुअली आई डोंट नो आपको इतनी डेप्थ में पता होगा
देहरादून शहर का विस्तार हुआ था, तो इसका जो बाउंड्रीज थी देहरादून नगर निगम की वो 65 स्क्वायर किलोमीटर थी, वो बढ़ करके 185 स्क्वायर किलोमीटर हुई थी। तो जो भू कानून आज की तारीख में हमारे राज्य में है वो अर्बन एरियाज में लागू नहीं होता। उदाहरण के तौर पर इस समय हम यहाँ कहाँ खड़े हैं, इस समय बताओ भाई अपने। सर अभी हम हैं लाल पुल पे पटेल नगर, हम लाल पुल पटेल नगर में हैं, ठीक है ना। यहाँ से जाएंगे तो इंद्रेश अस्पताल वगैरह आ जाएगा, आईएसबीटी रोड की तरफ आ जाएगा। आईएसबीटी तो आगे है यार, आईएसबीटी आगे है ना, वो हरिद्वार बाईपास की तरफ उस तरह जा रहा है, तो कंफ्यूज कर रहा है सर, तो कारगिल आएगा ना आगे। जी। तो ये जो मैंने भू कानून का बताया, इसको भी मैं एक दो लाइन में क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। तो जो अर्बन एरिया है, इस समय हम यहाँ पर हैं, तो इस इलाके में कहीं पर कोई जमीन का कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी आकर के कितना भी ले सकता है, बाहर का भी क्यों ना, तो कोई भी। हाँ, तो क्योंकि उसका कोई जो अर्बन एरियाज में वो लागू नहीं होता है। हाँ। जो हमारे प्रदेश के जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है, ग्रामीण क्षेत्र में आप कह सकते हो, उसको लेकर के अब हम उसमें इतना विस्तार में नहीं जाएंगे, जो अलग अलग समय पर अलग अलग बंदिशें लगी, लेकिन एक मोटी लाइन में हमें बोल सकते हैं कि हमारे इसको जो अर्बन एरियाज हैं, देहरादून नगर निगम का क्षेत्रफल है, वहां पर कोई इसके भू कानून की कोई बंदिश नहीं है। तो जब हम उसको गो ग्रीन के साथ जोड़ रहे हैं, तो हमें अपने जो हमारा जो लैंड बचा है उससे भी हमें कंजर्व करने की जरूरत है। एक जमाने में एक समथिंग कॉल्ड लैंड यूज चेंज, आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है, सपोज तुम्हारी मेरी एग्रीकल्चरल लैंड है, तो अब हमको उसमें हम कहें यार हम कोई मॉल बना दें, हम कोई कमर्शियल कुछ बना दें, यही तो कर रहे हैं लोग, ऐसे चल रहा है। तो आपको लैंड यूज को अपना कन्वर्जन करना पड़ता है। तो पहले क्या होता था कि लैंड यूज कन्वर्जन करने के बड़े पैसे लगते थे, तो सरकार ने क्या किया, उन्होंने उसके ना बहुत कम कर दिए पैसे। मैं सिंपल वे में बोलूं तो बड़ा आसान हो गया। तो हम उसे कैसे करते हैं। जो तीसरा मुद्दा है, तीसरा ना मुझे लगता है कि हमें सड़कों के बारे में बात करनी चाहिए, जहाँ पे चल रहे हैं इस वक्त। हाँ, मतलब क्योंकि सड़क ना सिर्फ सड़क नहीं है। सड़क में जैसे शुरू में भी हमारी बात हुई, उस समय शायद हम कहीं बल्ली वाला चौक के पास, बल्ली वाला चौक या शायद हम उस समय वहां पर थे, मेरा ख्याल फ्लाईओवर के नीचे थे। नहीं, हम शायद यमुना कॉलोनी के आसपास थे, अगर मुझे ध्यान आ रहा है। शायद सड़कों की बात कर रहे थे, जब हम सड़कों की बात कर रहे थे, तो देखो सड़क पर ना, क्योंकि सड़क से तो हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, पूरा देश जुड़ रहा है, पूरा देश जुड़ा हुआ है। अब आज की तारीख में कितने लोग तो इस सड़कों से इसलिए ग्रसित हैं कि वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, जो उनके घर के बाहर की सड़क है वो खुद ही पड़ी है। तो आप यार रोज अखबारों के पन्ने पलटो, कितने लाखों लोग देहरादून शहर में दुखी हैं सड़कों की इस दुर्दशा से। अभी तो थोड़ा बहुत ठीक है, अभी यार जनवरी फरवरी का महीना है तो ठीक है सड़क, बरसातों में तो इतना बैंड बज जाता है। और सर जब चुनाव आने वाले होते हैं, जब वोट पड़ने वाले होते हैं, तभी भी तो ठीक है, वो समय थोड़ा वो पता है भाई उनको इस समय, क्योंकि पब्लिक की मेमोरी शॉर्ट होती है। तो अब सड़कों से, अब देखिए, अब सीधा आपके घर से बाहर निकले, फिर वहां पर सड़क में पॉटहोल्स होंगे। अब पॉटहोल की बात करोगे, फिर मैं यार बार बार मेरे को रोड एक्सीडेंट्स की याद आती है, कितने लोगों की इंजरी होती है, कितने लोगों के बेचारे जो चलते हैं, आप कार में चल रहे हैं, टू व्हीलर में चल रहे हैं, आपकी बैक में पेन होता है ऑब्वियसली सर। तो एक तो रोड्स की जो कंडीशन है, रोड के साथ में जो जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो हम बात कर रहे थे, ट्रैफिक का मुद्दा है। देहरादून शहर की जनसंख्या जैसे मैंने कहा 12-13 लाख होगी, तो लगभग 10 लाख तो गाड़ियां यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब एक नहीं, एवरेज आप लो तो एक बंदे के पास में एक गाड़ी हो गई ना, कम से कम एक बंदे को एक हो गया, एक व्हीकल हो गया उसके पास में। तो ट्रैफिक, पार्किंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब के सारी चीजें रोड से जुड़ी हुई हैं। इसमें यार अभिषेक मेरे को ना बड़ा आई फील हॉरिबल, मेरे को यार फिर ना बड़ा नाराजगी भी होती है, दुख भी होता है। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, और मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ कि यार आप लोग भी ना इस पे आवाज उठाओ, इसको अपना एक पॉलिटिकल और पब्लिक मूवमेंट बनाओ। आप मेरे को बात बताओ यार, व्हाट डिससर्विस हैव वी डन एज पीपल ऑफ देहरादून? व्हाई द हेल डोंट वी हैव अ रोबस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट? इस शहर में नियो मेट्रो क्यों नहीं आई? क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर 7 साल 8 साल तक मेट्रो के नाम पर एक दफ्तर खुला रहा, उस दफ्तर के ऊपर 70 करोड़ रुपया पिछले 7-8 साल में खर्च हुआ है, और वो किसका पैसा है? वो सरकार का पैसा नहीं है, वो आपका और मेरा और अभिषेक का पैसा है ना। मैं तो टैक्स पे करता हूँ, आप टैक्स पे करते हैं, अभिषेक टैक्स पे कर रहा है। तो जो हमारा टैक्स पेयर मनी है, 70 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद में एक 7 ईंट भी नहीं लगी है। तो ये बताइए, ये कितनी बड़ी जो है ये विडंबना है और दुख की बात है। और आप फिर कह रहे हैं कि भाई हम प्रोग्रेसिव सिटी बनेंगे और ये बनेंगे और वो बनेंगे, हम आदर्श राज्य बनेंगे, है ना। 70 करोड़ खा लिया तो 70 करोड़ रुपए में उसमें आपने खाली क्या करा? आपने आर्टिकल छपाए सिर्फ। तो अरे यार, ये नेता लोग फॉरेन कितनी बार हो आए, है ना, पता नहीं क्या क्या आपने कर लिया। तो दिस इज वेरी वेरी सैड। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, वो ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आपको ट्रैफिक को रेगुलेट करना है,
अब कहाँ जाएंगे अभिषेक? अब हम सर हम आईएसबीटी की तरफ चलेंगे, फिर हम ये हरिद्वार बाईपास की वेरी तरफ नाइस, चलेंगे। एक्सीलेंट सर इसी में रेड लाइट है यार, गाड़ी रोक हाँ, ले यार बस जरा, है ना? इसी में सर हाँ। बात हो रही थी ना, अभी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। अभी आप देखिए छोटी सी चीज, इंदिरा नगर में बस स्टॉप बन रखा है, लेकिन उस बस स्टॉप पे मजे की बात है कि बस ही नहीं आती। तो मतलब उस बस स्टॉप को बनाने का फायदा क्या हुआ? अरे यार बस स्टॉप की तो बात कर रहा है, इतने बस स्टॉप की आप जर्जर हालत देखो। बिल्कुल। कई बार हम सोचते हैं ना, दिमाग में आता है कि यार बस स्टॉप बना हुआ है, और आप लोग भी देखिए ना बस स्टॉप्स, आप भी बस स्टॉप्स की फोटो डालिए खूब सोशल मीडिया में, कुछ हैशटैग चलाओ इसका, बस स्टॉप्स इन देहरादून। तो वो बस स्टॉप बना हुआ है किस लिए बना हुआ है? अगर क्या वहाँ बस आती है, नहीं आती है? तो एनीवे, टू कम बैक टू रोड्स, हमने रोड्स में ट्रैफिक का एक डायमेंशन की बात करी, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करी, हमने नियो मेट्रो की। और अगर आपने नियो मेट्रो नहीं लानी है तो क्या हमारे यहाँ पे मेरा ख्याल ग्रीन हो गई है अभिषेक ना, वी कैन गो। तो हम जो कह रहे हैं, यहाँ से नीचे से जाएंगे, नीचे चलेंगे सर, नीचे से। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई पार्किंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये तो हमने इसके बारे में हल्की फुल्की बातचीत करी। उसी के साथ में अब देखिए यार, ये ना फुटपाथ है। अब मेरे को ना पता नहीं क्यों आईएसबीटी से बड़ा लगाव है। मैं कई बार इधर आता हूँ तो बस लेने के लिए भी और ड्रॉप करने के लिए भी, और यहाँ पर आकर के मैंने कभी कभी फिर वीडियोस वगैरह भी बनाए, और उसको ना लोगों को बड़ा, इट्स अ बिग पेन पॉइंट। अब तो खैर हालात, टू बी फेयर टू आवर अथॉरिटीज़, अभी आज की तारीख में इस एरिया के हालात पहले की तुलना में बेहतर हुए हैं। अब जैसे ये, अब हम ये देखिए फुटपाथ देख रहे हैं। और सर आपको लगता नहीं है फुटपाथ के साथ साथ पार्किंग पाथ भी है? ये देख, ये जो छोटा सा स्ट्रेच है ना, ये ठीक है ये, लेकिन क्या है कि आगे जाकर के फुटपाथ के ऊपर एनक्रोचमेंट हो जाएगा। हाँ। तो ये जो इश्यू है ना फुटपाथ का, तो अब हम जब रोड्स की बात कर रहे हैं तो अब हम ये भी कहते हैं कि भाई यार, इतने लोग मिलते हैं मुझे अभिषेक देहरादून में, वो ये कहते हैं कि मेरा घर जो है घंटाघर से 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं घंटाघर पैदल नहीं आ पाता, मैं पैदल नहीं आ सकता, चल ही नहीं सकता मैं, एनक्रोचमेंट हो रखा है, वो फुटपाथ ही जो है वो बिल्कुल का गायब है। पहले ना इधर बहुत, हाँ ये इधर ना पहले, अब लेकिन देखिए अभी भी पार्किंग हो गई। मैं वही बोल रहा, फुटपाथ के साथ पार्किंग पाथ भी है। तो अब वो तो थोड़ा सा हमें 10-20 मीटर ठीक दिखाई दिया, तो अब बता यार यहाँ पर इन्होंने ये लगा दिया है ना, तो अब ये इसको कौन बताइए संभालेगा? तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन कई जगह तो है ना, सबको खैर पता ही है सर। तो ये जो रोड से जुड़ी हुई बातें, जो एनक्रोचमेंट की हम बात कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण, आज पलटन बाजार के अंदर तो यार अभिषेक तुम चले जाओ तो वो तो उधर तो सड़क भी नहीं दिखती, फुटपाथ तो छोड़ो, आप आपकी सड़क ही गायब है। बिल्कुल। उसके अलावा जब हम सड़क की बात करते हैं तो पूरी जो ड्रेनेज है, मैं कल की बात बता रहा हूँ तेरे को अभिषेक, अब नाम तो लेना किसी का ठीक नहीं होता ऐसे। मैं एक बड़े देहरादून के एक बड़े अच्छे नागरिक को मिला, वो यहाँ पर बड़े सामाजिक तौर से सक्रिय हैं। उनके ये शब्द थे कि मेरी आयु 61 साल है। अच्छा। मेरी आयु 61 साल है, और मैंने जिंदगी में पहली बार, उनका ये कहना था कि मैंने पहली बार व्यापक स्तर पर देहरादून शहर में जल भराव होते हुए देखा। और ये वो हमें भी पता है ये वाली बात, मैं तो उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ, क्योंकि शहर का जो बसावट है, जो नेचुरल उसका ड्रेनेज फ्लो है, लेकिन हमने उसका भी कबाड़ा कर दिया, तो वो भी तो सड़क से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ऐसे ही करके जो है आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं। अब ये देखो यार, ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं। अब मैं इसका भी तेरे को एक बढ़िया पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूँ। जब गाड़ी रुकेगी ना, अच्छा, फिर जब ट्रैफिक उस पर नहीं, जब हमारी ये शूटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद, अच्छा, मैं थोड़ा यार मूंगफली का शौकीन हूँ, तो मूंगफली खाएंगे ना, अगर यहाँ पे कहीं मिलेगी, नहीं यहाँ पे तो खैर नहीं मिलेगी, नहीं छोड़ दे, बाद में खा लेंगे, बाद में देखेंगे। तो सर ऐसी ऐसी बातें हैं फिर तो, पर मैं बहुत यार तेरे को, नहीं सर, ये तो तेरे को लग रहा है उनको बोर तो नहीं हो रहे होंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हम कोशिश करेंगे इसको हम शॉर्ट एंड सिंपल बनाएं, लेकिन जो मुद्दे हैं, अब देहरादून में इतने मुद्दे हैं कि आप उसको शॉर्ट तरीके से नहीं समझा सकते, साफ सीधी बात है। अब समरी नहीं हो सकती ना, हो नहीं सकती, इतनी दिक्कतें, इतनी आप समराइज कर ही नहीं सकते उसको, मतलब हर जगह दिक्कत है। अच्छा, रोड से देख, एक और चीज जुड़ी हुई है, रोड से जुड़ा हुआ है एयर पोल्यूशन। अब मैं तेरे को एक बात बताता हूँ अभिषेक, अब नेचुरली मेरी और तेरी एज में तो फर्क है ना जी। मैंने ना क्लाइमेट के ना, क्लाइमेट तो नहीं कहना चाहिए, वेदर बोलते हैं, मैंने मौसम के 4-5 अलग अलग दौर देखे हैं। अच्छा। तो मैंने एक दौर वो भी देखा है कि जब पंखे में बिल्कुल अब शानदार तरीके से रहते थे, कुछ सिर्फ पंखा चलता था। अरे पंखा, और मेरे से पहले वाले तो वो पंखे भी, एक बिना पंखे का भी दौर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंखे का दौर था भाई, पंखा पर्याप्त था, तो वो एक वो दौर देखा। उसके बाद में जो अगला दौर देखा, वो कूलर का दौर देखा, ठीक है ना, तेरे को अब तू रिलेट कर पा रहा है मुझसे। कूलर के बाद में एसी का दौर देखा,
आज पता नहीं यार देहरादून शहर में कितने एसी होंगे, आज कोई गिनती लेने चल जाए, कोई कर ले सेंसस तो मज़ा आ जाए। और जो चौथा दौर देखा अभिषेक पिछले साल की, ये जो अभी गर्मी गई 2023 की क्लाइमेट क्राइसिस वाली, अरे यार जो 5 हफ्ते गए हैं जून के बीच, मई के बीच से लेकर के और जून के तीसरे हफ्ते तक, तेरे को याद है ना सेंट्रियो मॉल में जो वो एक प्रोटेस्ट भी हुआ था पेड़ कटने को लेकर, 4-5 हजार लोग आ गए थे। वो 43 डिग्री के चक्कर में लोग आए थे वहाँ पे, है ना, लोग परेशान हो गए थे। तो अब इसका एक और, मैं वापस रोड पर आऊँ तो जो एयर पोल्यूशन, मैं वो अलग अलग दौरों की बात कर रहा था, तो हाँ चौथा दौर ये था जब एसी ने भी काम नहीं किया। तो ये जो पूरा क्लाइमेट क्राइसिस है, ऑफ कोर्स ये पूरी दुनिया के लिए, ऑफ कोर्स इट्स अ मैटर ऑफ बिग कंसर्न, लेकिन बार बार खाली दुनिया बोल करके देखो, ये भी ना शातिराना चीज़ होती है। हमारे जो बड़े लोग होते हैं ना, वो खाली दुनिया की बात करते हैं, लेकिन वो क्या है, वो अपने शहर और अपने राज्य के बारे में बात नहीं करते। तो खैर एनीवे, मैं वापस उस पर आऊँ तो यार एसी भी नहीं चला। अब रोड से जुड़ी हुई चीज़ है एयर पोल्यूशन। क्या कोई 10-12 साल पहले सोच सकता था कि देहरादून शहर में एयर पोल्यूशन की बात होगी? आज अखबारों के पन्नों को आप पलटो, देहरादून का AQI 300 से 400 तक पहुंच रहा है। बताइए। तो यार ये तो, और जब आपका ये एक्सप्रेसवे खुल जाएगा, अभी हमने यहाँ से ISBT से लेफ्ट टर्न कर लिया उसके, और अभी एक IIT कानपुर की स्टडी हमारे यहाँ के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कराई, उसमें अभिषेक ये जानकारी सामने आई है, क्योंकि हर शहर में पोल्यूशन के कारण अलग अलग हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे उस स्टडी से ये मालूम पड़ा है कि सर्वाधिक एयर पोल्यूशन जो है वो वाहनों से हो रहा है, और वाहन कहाँ चल रहे हैं, वो हमारी सड़कों पर चल रहे हैं। तो एज वी सॉ, सड़कों के बहुत सारे कंपोनेंट्स और बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो अभी तक हमने 3 बातें हमने कर ली। एक हमने जो हम पूरी अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शन की बात करी थी, एक हमने ग्रीनरी की बात करी थी, उसको लेकर के हमने उसके अलग अलग आयाम देखे थे, और रोड्स को भी लेकर के हमने काफ़ी इन डेप्थ उसके अलग अलग चीज़ों को हमने देखा है। वैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट तूने कहा था कि यार 3 पहले बताओ। हाँ, आपने तो मैंने एटलीस्ट बात कही। सर अभी आपने एक्सप्रेस वे का जिक्र किया। यार अभिषेक, मैं ना वेरी सॉरी, मैं तेरे को, दिस इज बैड मैनर्स, बट मैं ना इसको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। हम ना ये कारगी में पहुंच गए हैं, और कारगी के लोगों के साथ में, देखो हम बल्लीवाला में थे, मैंने वहां पर अपनी सांत्वना जाहिर करी थी। मैं यहाँ पर कारगी के आसपास रहने वाले जितने बाशिंदे हैं, मैं आप लोगों के साथ में उधर कर, यार वहाँ पर ना ये कारगी जो है, दिस इज अ ब्लैक स्पॉट इन देहरादून। और अगर आप लोगों को नहीं पता है कारगी कहाँ पर है, तो अगली बार आप इस सड़क से गुजरें, कारगी के लोगों के लिए अपने दिल में, और एक बारी प्लीज उनके साथ जरूर एम्पथाइज करिएगा। तो यहाँ पर इसको ट्रांसफर स्टेशन कहते हैं। हाँ, जो शहर का जो कचरा है वो इधर आता है, और ये शुरू में सो कॉल्ड एक ट्रांसफर स्टेशन बनना था, अब ये भी एक डंपिंग जोन बन चुका है। शहर का कचरा यहाँ आता है, और उसके बाद में शीशम बाड़ा जाता है। तो ये वेस्ट भी जो है ना, ये भी अपने आप में सही बात है, बहुत बड़ा, ये मैं बोलता हूँ वो है सर, हमारी देहरादून की सुंदरता पे एक क्या बोलेंगे धब्बा है, बहुत बड़ा। और अभी तो हम गाड़ी के अंदर चल रहे हैं सर, अगर आप बाइक में या बाहर चलो ना किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, इतनी गंदी बदबू आती है यहाँ पे सर, इतनी गंदी बदबू आती है। तो हम अभी बंद हो रखे हैं इसके अंदर, तो हमें बदबू नहीं अभी तो हम बंद हैं। और देखो क्योंकि बारिश हो गई तो अभी एयर पोल्यूशन का खत्म है, तो लेकिन जब गर्मियों के मौसम में सर, अरे यार आजकल भी चल रहा है बीच में, आज से 2-4 दिन पहले भी 200-300 तक AQI पहुंचा है यहाँ का ना, तो ये भी एक इश्यू है। तो यू वर सेइंग समथिंग अभिषेक? सर मैं एक्सप्रेसवे की बात कर रहा था दिल्ली, अभी आपने उसका जिक्र किया था, तो सर मैं तो ये बोलता हूँ कि वो ऐसा बना दिया है कि मतलब देहरादून, मान लीजिए देहरादून में शादी है, एक बारात को इनवाइट कर रखा है, लेकिन बाराती इतने ज्यादा आ रहे हैं कि वहाँ उनके लिए खाना पूरा नहीं पड़ने वाला। वही हाल होने वाला है सर, एक्सप्रेसवे ऐसे खुलेगा, दरवाजा आपका इतना छोटा सा, बाहर आपने इतने सारे बाराती बुला दिए, अब वो इतने सारे बाराती जब घुसेंगे तो वहाँ पे क्या मचेगा? वहाँ पे तो सर भीड़ भड़ाका, जाम, उसके अलावा तो कुछ देखने के लिए मिलेगा नहीं। आप देखिएगा जिस दिन ये एक्सप्रेसवे खुलेगा ना, सारे रिकॉर्ड ब्रेक होंगे। अभी तो हो ही रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। मतलब बहुत सारे लोग गाली भी देते हैं कि भैया डेवलपमेंट हो रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि दरवाजा आपका इतना छोटा सा है, और वहाँ आप हजारों लोगों की संख्या में भीड़ घुसा रहे हैं। जब वो आपके शहर के अंदर एंटर करेंगे तो उनको तो दिक्कत होगी, जो साला यहाँ रह रहा है शहर के अंदर, उसको कितनी दिक्कत होने वाली है उस एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद, ये कोई नहीं सोच रहा है। तो चलिए सर, तो प्रैक्टिकली पता चल ही जाएगा बहुत जल्द। तो यू वांट मी टू से समथिंग टू दैट? ऑब्वियसली सर, उसी के बारे में बात करते हैं। यार देख अभिषेक, एक्सप्रेसवे का ना मैं 2-3 तरीके से इसको देखते हैं। एक तो मैं ये तेरे को बताऊं कि अब जब एक्सप्रेसवे खुलना है, थोड़े दिन पहले पुलिस का एक बयान आया कि उनको इतना एप्रीहेंशन है इस एक्सप्रेसवे के बाद में कि जब एक्सप्रेसवे स्टार्ट होगा तो जो अभी इनफ्लो है गाड़ियों का वो कितना बढ़ेगा, मेरे को फ्लो बढ़ेगा, दुगना तिगना होगा, मेरे को भी एग्जैक्टली, ठीक है ना।
अब उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो मसूरी जाएंगे। तो उन्होंने ये और बहुत बड़ी खबर भी जागरण में छपी थी कि पुलिस ने एक ऑल्टरनेट प्लान बनाया है मसूरी जाने का। अच्छा। तो वो 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा मसूरी से होते हुए जाना पड़ेगा। अच्छा। मेरा अपना ये मानना है कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी केओटिक। केओटिक इसलिए होगा कि यार अब कोई दिल्ली से आ रहा है, आप उसको थोड़ी रोक सकते हो कि भाई तुम जो है घंटा घर से होते हुए नहीं जाओगे, है ना। तो कौन बंदा आ रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, आपने भले ही मसूरी लिख दिया, लेकिन मैं तो कहूँगा जी मेरे को तो खाली राजपुर रोड से होते हुए जाना है, मुझे तो सेंट्रल मॉल जाना है। अरे मुझे तो यार जो है एलोरास का रस खरीदने, तो मेरे को बिस्किट खरीदने है ना, तो मेरे को राजपुर रोड से जाना है, मुझे एशले हॉल से होते हुए जाना है। नहीं रोक सकते तो आप किसको रोकोगे आप ना। तो और लेकिन चलिए अब हम आपके रूट से भी चले जाते हैं। अच्छा, इसमें ना मेरे को ना एम्पैथी पुलिस के साथ में है। देखो इसमें भी एक शासन के स्तर से हम सारा का सारा जो ठीक रहा है पुलिस वालों के ऊपर छोड़ देते हैं। भाई अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा तो पुलिस की भी तो मदद होगी ना, और खाली पुलिस वाला ही जो है ट्रैफिक का करेगा। तो आपके क्रियाकलापों को देखिए, क्रियाकलाप तो आपने कर दिए और उसको जो है सुलझाने का काम आपने पुलिस के ऊपर डाल दिया। वापस इस पर लौटते हैं तो मैं वो उदाहरण पूरा करूं मसूरी जाने का, जो 50 किलोमीटर का उन्होंने एक्स्ट्रा बोला है। अब यार खुद बता, अगर 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा 3-4 घंटे भी लग सकते हैं ना एक्स्ट्रा, तो ये है। दूसरा, देहरादून शहर के अधिकांश लोगों का ये एप्रीहेंशन है कि एक बार जब ये खुलेगा आसा रोडी के बाद में, मैं एक और बड़ी प्यारी चीज़ बताऊंगा इसके बाद में। अभी मैं थोड़े दिन पहले दिल्ली से आया था, 3 जनवरी को यहाँ मैं बाय रोड दिल्ली आया था, बट मैं आई विल कम बैक टू दैट लेटर। तो जब ये खुलेगा आप आसा रोडी तो पहुंच जाएंगे, उसमें भी ना 2-3 चीज़ें अभिषेक, पर एनीवे मैं पहले इस थॉट को कंप्लीट करूं। आप आसा रोडी पहुंच जाएंगे, आसा रोडी के बाद में यार आप आपको अपने घर तक आना होगा तो उसी में ही 1.5-2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लग जाने हैं। तो वो भी तो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। अब इसमें मैं तो कैच बताता हूँ। देख तो जितना कम्युनिकेशन देख जो भी आ रहा है वो ये कह रहा है दिल्ली देहरादून 2.5 घंटे, दिल्ली देहरादून 2.5 घंटे। तो ये समझने वाली बात ये है कि वो जो 2.5 घंटे है वो दिल्ली के अक्षरधाम से आसा रोडी 2.5 घंटे। बिल्कुल वो नहीं सोच रहा कोई। और मैं अब अगली बात तेरे को बताऊं, जब मैं 3 जनवरी को दिल्ली से आया तो मैंने एक्चुअली इसका पूरा अपने फ़ोन पे मैंने इसको पूरा नोट किया। मैंने कहा यार मैं खुद देखता हूँ जो एग्जिस्टिंग रोड पे हम आते हैं वो भी रोड ठीक है, बहुत अच्छी रोड है। मैंने कहा मैं ये देखता हूँ कि हम कितना समय लग रहा है हमारा। अच्छा। तो मैंने प्रॉपर बाकायदा मिनट टू मिनट टाइम नोट किया। अक्षरधाम पे क्या टाइम था, आसा रोडी पर क्या टाइम था। अच्छा। और बीच में अभिषेक हम 2 जगह रुके थे। अच्छा। मैं तेरे को स्पेसिफिकली बता दूं, हम चीतल में 36 मिनट के लिए रुके थे। ओके। ठीक है। ओके। उसके अलावा हम एक CNG टैक्सी में आए थे। उस टैक्सी में 5 मिनट उसने एक बारी बीच में गाड़ी रोकी थी अपनी CNG गैस भरवाने के लिए। तो 36 और 5 41 मिनट जो है हमारे एक टाइप का ब्रेक हुआ। हमारा जो ड्राइविंग टाइम था वो 3 घंटे 47 मिनट था। अब 2.5 घंटे और 3 घंटे 47 मिनट में खाली 1.25 घंटे का फर्क होता है। ठीक है। तो ये जो बार बार प्रचार हो रहा है कि 2.5 घंटे और 6.5 घंटे, ये पूर्णतः गलत है। खैर ये गलत है ना यार, ये तो गलत है। क्योंकि एक तरफ देखो, इफ यू शुड कंपेयर कहते हैं ना एप्पल टू एप्पल। तो एक तरफ तो ये बोला जाता है कि जी आपको अभी दिल्ली से देहरादून आने में 6.5 घंटे लगते हैं, और एक तरफ ये बोला जा रहा है कि अब आपको 2.5 घंटे लगेंगे। तो 6.5 घंटे तो आपको, अगर आप दिल्ली के पंजाबी बाग में रहते हैं, पंजाबी बाग से तो आप अक्षरधाम तक पहुंचेंगे, तो आपको तो टाइम वो भी तो लग रहा है। और देहरादून में घुसने के बाद में जब आप अपने घर में पहुंच रहे हो 1.5 घंटा वो भी लग रहा है। तो 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून नहीं पहुंच रहे, 2.5 घंटे में आप अक्षरधाम से आसा रोडी पहुंच रहे हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये लॉजिकली है। और उसमें भी शायद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मेरे को वेगली मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर आप शायद, आई कैन बी रॉन्ग हियर, कि शायद अगर आप 100 की स्पीड पर बिना रोके हुए गाड़ी चला रहे हैं तब आप 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। अच्छा। तो यार दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल ना। बताइए। तो जो हमारी टैक्सीज चलती हैं, टैक्सी में तो ये जो डिजायर वगैरह में हम जाते हैं उसी में 80 में तो स्पीड गवर्नर लगा होता है। और इस गाड़ी में सर 80 जाएगा, टी करने लग जाती है गाड़ी। तो अब वो 100 था क्या था मुझे ध्यान नहीं है। सर तो ये सोचने कितना क्या थॉट प्रोसेस है। तो एनीवे, तो एक तो पूरा ये वाला चीज हो गई। और दूसरी बात अभिषेक, मैं थोड़ा सा ना इसको और अगर मैक्रो लेवल पर लेकर के जाऊं कि यार अब ये बात आती है कि उत्तराखंड का क्या विजन होना चाहिए। कर लें बात इसको लेकर थोड़ी सी। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। भाई यू आर अ यंग पर्सन, तेरी अभी एज 30 के आसपास है ना? नहीं सर, अभी तो मैं 27 हो जाऊंगा। अच्छा, वाह, तू और मैच्योर लगता है ना। तो 27 है। तो अब भाई
अगले 12-13 साल में तो तेरी ये 40 साल होगी, बिल्कुल ऑब्वियसली सर। तो 10 साल तो यार एक बहुत लंबा पीरियड होता है। 10 साल, 12 साल, 15 साल, है ना। 2047 में हमारे देश के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो ये 2025 में उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो जाएंगे। तो हमें ना थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी सोचना है जी। अब एक अहम सवाल ये है, हमारी यहाँ पे जो सत्ता में बैठे हुए बड़े लोग हैं और मैं जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके साथ में भी ये एक फूड फॉर थॉट है कि बॉस, आप देहरादून को क्या बनाना चाहते हैं, आप उत्तराखंड को क्या बनाना चाहते हैं। एक आपके सामने विकल्प है कि आप ये बोल दीजिए कि भाई मेरे को तो देहरादून को बैंकॉक बनाना है इंडिया का। आप बोल सकते हो कि भाई मैं चाहता हूं कि जो बैंकॉक की फिजा है वैसे, और आप साथ में वेगस भी जोड़ दो। अमेरिका का वेगस है जो कि गैम्बलिंग के लिए जाना जाता है, और बैंकॉक किस चीज़ के लिए जाना जाता है वो सबको पता है। तो आपका एक विजन तो ये भी हो सकता है कि भाई मैं तो पूरा इसमें दृढ़ संकल्पित हूँ। और एक मैं और तेरे को बात बताता हूँ, बड़ा आयरॉनिकल है कि जब आसा रोडी से आप नीचे आते हो ना, तो जो पहली शराब की दुकान है तो उसका भी बड़ा एक अजीब सा कुछ प्लेनेट टाइप का नाम है उसका ना, तो मतलब एक एनीवे मैं वापस इस पर आता हूँ। तो एक थॉट तो ये कैसा लगा कि भाई मैं देहरादून को बैंकॉक और वेगस का एक कॉम्बो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जिस दिशा में देहरादून जा रहा है और ये उसको एक्सप्रेसवे, ठीक है पर्सनल लेवल पर हम जाएंगे, व्यक्तिगत लेवल पर इसमें भी क्या होता है ना अभिषेक, देखो पर्सनल लेवल पर ठीक है हमें कंफर्ट मिल रहा है, बट हमारा काम सिर्फ अपने पर्सनल कंफर्ट को देखना नहीं है, हमें तो एक मैक्रो सिचुएशन को देखना है, उसका सोसाइटी के ऊपर, उसका सिटी के ऊपर इम्पैक्ट देखना है। तो टू कम बैक टू द विजन ऑफ देहरादून, क्या हम देहरादून वासी ये चाहते हैं कि हमारा देहरादून शहर एक बिकम्स अ पुअर कॉपी ऑफ बैंकॉक एंड वेगस? एक विजन तो ये है ना, और बिल्डिंगें ही बन रही हैं और कंक्रीट बन रहा है और हरियाली खत्म हो रही है और खुद एमडीडीए का ड्राफ्ट मास्टर प्लान। अच्छा, अब हम यहाँ से रिस्पना पुल से हम लेफ्ट लेंगे सर, हम जाएंगे नेहरू कॉलोनी की तरफ ना, जी। तो बाय रिस्पना पुल अगली बार उस साइड आएंगे देहरादून अनफिल्टर्ड में, है ना। तो अब एक ये पर तेरे को कैसा एग्जांपल लगा ये बैंकॉक वाला? आप विजुलाइज तो कर सकते हैं ना जिस दिशा में आप जा रहे हैं, सही बात कि भाई आप आसा रोडी से नीचे उतरे और आपका पूरा जो है पूरी आपकी वो पूरी एक जैसे स्ट्रिप कहते हैं वो राइट लेफ्ट में बनी हुई है, नियॉन साइंस हैं और बल सब कुछ है ना चल रहा है। तो एक विजन तो ये हो सकता है जिस दिशा में बाय द वे हम बढ़ रहे हैं आगे ना, इसको उसको मान लीजिए आप। आज आपको भाई आप एक बात बताओ अभिषेक, 10 साल पहले जब आपने कभी एयर पोल्यूशन के बारे में नहीं सोचा और आज आप AQI 300 के बारे में बात कर रहे हैं, 10 साल पहले आपने कभी देहरादून में 43 डिग्री हीट के बारे में नहीं सोचा, आज आप उसको झेल रहे हैं। तो ये कल बैंकॉक और ये बन जाए तो कोई असंभव तो दुनिया में कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेट विजन है। There is also an alternate vision, और उसको लेकर के अभिषेक मेरी सोच ये है कि हम ना इनफैक्ट इवन बिफोर टॉकिंग अबाउट देहरादून हम दुनिया को देखें, ठीक है। जब हम दुनिया को देख रहे हैं तो दुनिया आज की तारीख में जो बात होती है ग्लोबल नॉर्थ और एक ग्लोबल साउथ की बात होती है ना। तो आज इंडिया जो है और आने वाले समय में हमारा देश प्रोग्रेस करेगा, बहुत प्रोग्रेस हुआ है और आगे हमारा देश बढ़ेगा। बिल्कुल। हमारे देश का अलग अलग क्षेत्रों में एक लीडरशिप रोल हम अडॉप्ट करेंगे। तो ये तो एक बड़ा ब्रॉड ट्रेंड, एक मैक्रो ट्रेंड है ना, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड है जी। नंबर 1। नंबर 2 जो एक बहुत बड़ा इट्स अ नो ब्रेनर इज द इश्यू ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस। क्लाइमेट क्राइसिस जो दुनिया में है उसकी जो मार है दुनिया में, जो जलवायु परिवर्तन की बात होती है वो भी बढ़ेगी जी। अब काश हमारे उत्तराखंड के, और आप लोग भी बताइएगा इसको, काश हमारे उत्तराखंड राज्य के जो मठाधीश हैं, जो हमारे प्रदेश की और हमारे शहरों की प्लानिंग कर रहे हैं, जिनको हमने जिम्मेदारी सौंपी है, वो कस्टोडियन है, वो यहाँ के ओनर नहीं है, हमने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है ना, अपने वोट के माध्यम से, इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से। तो अब अगर वो कूल माइंड के साथ सोचें कि बॉस दुनिया में तो इंडिया का नाम आगे बढ़ना है, क्लाइमेट क्राइसिस आगे बढ़नी है, तो नियामत ने, कुदरत ने आपको इतना खूबसूरत प्रदेश दिया है, एक इतना खूबसूरत शहर दिया है। अब मैं अपनी विजन को अभिषेक इससे जोड़ रहा हूँ कि कैन देहरादून एंड उत्तराखंड बिकम द क्लाइमेट लैब ऑफ द वर्ल्ड। ये थोड़ा सा सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हमने यहाँ पर 2 ऑल्टरनेट विजन्स की बात करी। एक जो करंट दिशा है वो ये है कि भाई आप तो, क्योंकि पब, बार, ड्रग्स,
शराब के ठेके है ना, मतलब पता नहीं शायद इम्पोर्टेड वाले, प्रोस्टिट्यूशन, इतने सारे आपके जो स्पास और ये सारे जो फ्रंट्स हैं, तो आप तो उसी दिशा में तो जा रहे हैं, आप तो उसी दिशा में शहर बढ़ रहा है, क्राइम आपके शहर में बढ़ रहा है, ड्रग्स आपके शहर में बढ़ रहा है, एक्सीडेंट्स आपके शहर में बढ़ रहे हैं, नशे आपके शहर में बढ़ रहे हैं, सूखा नशा आपके शहर में बढ़ रहा है। तो ये एक हम इस दिशा में आगे जा रहे हैं। लेकिन इसके जो विपरीत दूसरा ऑल्टरनेट विजन है कि यार यू हैव सच अ ब्यूटीफुल सिटी, आपको ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, आप उसे कंजर्व करें, जितना बर्बाद हो चुका है आप उसे रिस्टोर करने की कोशिश करें, एंड लेट देहरादून बिकम द हब। इनफैक्ट उत्तराखंड, भाई उत्तराखंड तो हिमालयन क्षेत्र में, भाई आप अगर देश के भी हिमालयन राज्यों को आप देखें, उनमें से एक बड़े अग्रणी स्थान पर है। तो हम अपने उस अग्रणी स्थान का सदुपयोग करते हुए हम उत्तराखंड राज्य को पूरी दुनिया का एक क्लाइमेट कैपिटल कैसे बना सकते हैं, एक एग्जाम्पल कैसे सेट कर सकते हैं पूरे देश और दुनिया के लिए। भाई आज दुनिया के लोग, और इसमें अभिषेक मैं ये जोड़ना चाहूँगा, आज जब हम ग्लोबल लेवल पर इनोवेशन की बात करते हैं तो हम सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, आज हम जुए खेलने की बात करते हैं तो हम वेगस की बात करते हैं, आज हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा के बाद तेरे माइंड में क्या आता है? ताजमहल आएगा तेरे माइंड में, 7 वंडर है। ऐसे ही करके स्विट्जरलैंड में एक जगह है डावोस, वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा लगता है, दुनिया के सबसे बड़े लोग वहां मिलते हैं। तो ऐसे ही हर शहरों की एक पहचान हो जाती है। तेरे को पता है, मुझे पता है, हम सबको पता है कि देहरादून की जो ब्रांड आइडेंटिटी है ना, इट इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पर तो 30-40 साल पहले जो थे बीटल्स भी यहाँ पर आकर के है ना ऋषिकेश में आए थे। तो यहाँ की वाइब जो है, सही बात है सर, तू कहता ना बार बार भयंकर वाइब कहता ना, तू है भयंकर वाइब है, वो यही मिल सकती है, तो वो इधर ही मिल सकती है। तो आप उस वाइब को एनकैश करो ना यार, उसके ऊपर बिल्डअप करो। और इतनी काबिलियत है हमारे शहर के अंदर, इतनी काबिलियत है तो भाई आप फिर अपनी दिशा को, अपनी पॉलिसी को उस दिशा में लेके जाओ, दैट उत्तराखंड एंड देहरादून बीइंग द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड आज की तारीख में तो है, वो भी अपने आप में सवाल है कि देहरादून राजधानी होनी चाहिए, गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। तो लेकिन यह है कि भाई देहरादून तो राजधानी रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन प्रदेश का तो एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर रहेगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहीं पर ही है। तो क्या उत्तराखंड राज्य, एक बात बता यार, मैं तेरे को बोर तो नहीं कर रहा? नहीं सर, मैं थोड़ा सा उसमें चले गया था, किस जोन में चला गया? सीरियसनेस में चला गया था कि हाँ, क्या हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो हम नाली की बात कर रहे थे, खड़ंजे की बात कर रहे थे कि यार अब हम बात कर रहे हैं, लेकिन शायद दोनों ही हमें बातें करनी जरूरी है ना। तो हमने ठीक है, हमने कारगी चौक की बात भी करी, वहाँ के डंपिंग जोन की बात भी करी, हमने बल्लीवाला की बात भी करी, लेकिन हम साथ में एक शहर का एक विजन भी तो लेकर के आए ना। हमारा शहर कहाँ होगा भाई 10 साल बाद, भाई 10-13 साल, वेन यूर ओनली 40 इज नथिंग यार, 40 कोई एज नहीं होती। ये देहरादून शहर कैसा होगा भाई जब तेरी उम्र 40 होगी या तेरी उम्र 50 होगी, और तेरे साथ के कितने सारे यंगस्टर्स हैं यहाँ पे। तो भाई आप अपने शहर को कैसा बनाना चाहते हैं, अपने राज्य को कैसा देखना चाहते हैं? तो ये भी तो बड़े, और मुझको लगता है जनता ही इसको तय करेगी कायदे से। बड़े गंभीर सवाल होते हैं। अभिषेक, हमने 3:55 पर शायद बात शुरू करी थी, हाँ, मैंने नोटिस नहीं करा था सर। हाँ, तो पर अभी तो पता ही नहीं चला बात होती, मालूम है अब इतने सारे सवाल आ रहे दिमाग में, पर फिलहाल जो अभी हमने बात करी विजन वाली, वो बिल्कुल सही करी सर, ठीक लगी तेरे को बात। और मैं यही कहना चाहूंगा, हम नहीं चाहते कि भैया हमारा शहर बैंकॉक जैसा बने, हम तो चाहते हैं जो आपने बात करी। मैंने यार पर एक बात बताइए जरा, मतलब कि जैसे इतनी देर से बातचीत हो रही है, तो क्या तेरे को अभी तक लग रहा है, क्या मतलब, क्या तेरा अपना क्या निष्कर्ष निकल रहा है? सर निष्कर्ष ये निकला है मेरे दिमाग में जो आ रहा है, हमारे शहर को एक पॉजिटिव बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम इतनी सारी अभी तक हम अगर देखें ना, भी मतलब रिकैप करके देखें, तो नेगेटिव बातें ज़्यादा निकल कर आ रही हैं अभी तक। एक्सीडेंट की बातें आ रही है, नशे की बातें आ रही हैं, और मतलब तमाम जो भी गलत चीज़ें हम देख रहे हैं, आंखों से देखने के लिए मिल रही है। तो सर अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें देहरादून को एक बेहतर शहर बनाने की ओर कदम रखना चाहिए, और बहुत सारे लोग चाह भी रहे हैं। और मुझको लगता है जितने भी लोग चाह रहे हैं और देख रहे हैं इस वीडियो को, एक कमेटी या फिर हम बोले हमें एकजुट होना पड़ेगा इस शहर को, अपने प्रदेश को अच्छा बनाने के लिए। बिल्कुल। तो सर मुझे यही लगता है कि अभी जो है फिलहाल देहरादून में बहुत दिक्कतें हैं, और दिक्कतों का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो सरकार के साथ मिलकर करें, चाहे या फिर हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर करें। अभी मुझे ये लग रहा है सर फिलहाल। नहीं, बहुत अच्छा बोला अभिषेक। देखो हम गवर्नमेंट को लेके बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन नेचुरली भाई एज सिटीजन्स हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। बात है सर, हम यहाँ देश के नागरिक हैं। और हम देखो, हम ना कभी कंपेयर नहीं ऐसे करना कि यार वो ये कर रहा है। आप तो यार अपना पर्सनल देखो ना। अब आप मुकेश अंबानी से कंपेयर करोगे और आप मुकेश अंबानी को गाली दे रहे हो, तो वो कोई इट डजंट हेल्प एट ऑल ना। आप अपने बारे में बताइए कि यार आप अपना जो फुटप्रिंट है आपका, आप अपने लेवल पर, आप जहाँ पर भी हैं, जो भी आपकी आयु है, जो भी आपका लाइफस्टाइल है,
आप अपने लाइफस्टाइल में, अब भाई अगर कोई गाड़ी चलाता है तो कल तो तेरे को कोई क्रिटिसाइज कर देगा कि यार तो गाड़ी में चलते हुए बात कर रहा है, तो दैट इज नॉट द पॉइंट ना भाई। अब अभिषेक अगर गाड़ी में चल रहा है तो उसने अपने मेहनत की कमाई से अपनी गाड़ी खरीदी है ना। लेकिन सवाल ये है कि भाई अभिषेक अपनी लाइफ में या अनूप अपनी लाइफ में, हम अपने फुटप्रिंट को, जो भी हमारा फुटप्रिंट है, हम अपने उस लेवल से कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन अब मैं अभिषेक को ही क्रिटिसाइज करने लग जाऊं कि यार अभिषेक तो बड़ी गाड़ी में चल रहा है, छोटी में चल रहा है, तो वो आई थिंक दैट इज एन अननेसेसरी एंड दैट्स अ डिस्ट्रक्टिव, उससे कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं निकलता है। तो यही है कि भाई, एंड यू हैव सेड इट वेरी नाइसली कि भाई सरकार तो अपना काम कर ही रही है, हमें भी तो कुछ करना चाहिए थोड़ा बहुत, हमें भी अपना, हम कर भी रहे हैं सर, साफ सीधी बात है। लेकिन जो और अच्छा कर पाए, कोशिश तो हमेशा यही रहती है सर, चाहे आप हो, हम हो, बहुत सारे लोग हैं देहरादून। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सर अभी बात हो रही है तो एक बात और कर लेते हैं, और एक सवाल भी है। लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा? सर राइट से चलते हैं, घंटाघर की तरफ से। तो राइट तो फिर यहाँ से जाएगा? राइट से लेंगे ना सर। मैं क्या बोल रहा था सर, अभी जब मेयर के चुनाव नजदीक थे, मतलब चुनाव तो जब चल ही रहे हैं तरीके से, जब टिकट मिलने की बारी आई, जब पार्षद चुने जा रहे थे, मेयर चुने जा रहे थे, उस वक्त सोशल मीडिया पे एक लहर चलती है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, ट्विटर पर ये ट्वीट्स आती हैं कि अनूप नौटियाल जी को भैया देहरादून का मेयर पद मिलना चाहिए या फिर प्रत्याशी ने बनना चाहिए। मैं मतलब सर सवाल सुन लीजिए पूरा। और इतने सारे लोग, मतलब कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक एज ग्रुप बोल रहा है, कि यूथ बोल रहा है या फिर कोई पार्टी बोल रही है, वो तो देहरादून के पुराने बाशिंदे ये बात कर रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन है देहरादून के, जिन्होंने देहरादून को बचपन से देखा है, मतलब बर्फ पड़ती हुई देखी होगी उन्होंने राजपुर रोड तक। वो लोग कहते हैं कि अनूप नौटियाल जी को मेयर पद के लिए खड़ा होना चाहिए। युवा कहता है उत्तराखंड का कि नौटियाल जी जैसे पढ़े लिखे अनुभवी लोग पॉलिटिक्स के अंदर आने चाहिए। फिर भी अनूप जी क्यों नहीं आते? मतलब वो क्यों मतलब उन्होंने प्रयास नहीं करा कि वो आए फिर से पॉलिटिक्स के अंदर, और या फिर मतलब कि वो बात तो कर रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ, बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ, लेकिन खुद प्रत्याशी बनने के बारे में क्यों नहीं सोचा? ये सवाल लोगों का, मैं खाली अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तो सर क्यों नहीं करा ये? देखो यार, हर आदमी हर काम थोड़ी करेगा, है ना। अब वो भी बात है, तो भाई ठीक है, हम अपनी और नहीं, इट्स सर ठीक है। मैं पहली बात तो इसी मतलब मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ उन सभी लोगों का, जो ऐसे ख्याल रखते हैं। और बेसिकली इट इज़ अ बैरोमीटर ऑफ फेथ। कोई अगर आपके ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहा है, विश्वास कर रहा है, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ कि भाई ठीक है, एंड जेन्युइनली, एक खाली ये नहीं है कि यार बोलने के लिए फॉर्मेलिटी में आपने उनको नेता स्टाइल में आपने थैंक्स कर दिया, बट आई एम जेन्युइनली ग्रेटफुल कि भाई लोगों ने ऐसा सोचा, एंड यू आर राइट कि कई लोगों ने इस बात को उठाया। तो अब ठीक है, वो एक दौर था, वो है ना, वो सब रहा। तो अब एक ये वाली बात हो गई। तो अब अगली बात ये आती है कि भाई मैं तो ये फील करता हूँ कि हम चाहे मेयर प्रत्याशी हैं या नहीं हैं, हम सब सिटीजन्स हैं, हम सब इस समाज के, इस शहर के बड़े वाइटल स्टेक होल्डर्स हैं। हम अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल पर हम जितना कर सकें, हमें उतना करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो चाहे हम अपने, देखिए अब सबसे पहला तो क्या है, हमारा अपना व्यक्तिगत स्तर है जी। हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या नहीं हमें करना चाहिए। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं यार। आज आप पार्टी करने जाते हो मालदेवता में, तो आप जो है, आप दारू की बोतल ही वहाँ पे छोड़ के आ जाते हो, है ना। आप चिप्स खाते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा यार कि आप, है ना, वो फिर एक अलग टॉपिक है ना, वो ठीक है आप, लेकिन कम से कम यार वहाँ पे दारू की बोतल तो मत छोड़ के आओ ना। अपने साथ तो लेकर आ जाओ, अपने साथ तो कम से कम लेकर के आ जाओ, उसको यार प्रॉपर कर लो। इसको तो हाथ जोड़ करके भी भाई क्या कह सकते हैं, भाई आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, भाई डंडा तो जाके हर जगह आपकी चेकिंग नहीं कर सकते। ऐसे ही करके जो है आप साथ में जो है चना चकना भी साथ में लेके चल रहे हैं, प्लास्टिक है उसमें, अब उसमें प्लास्टिक है, उसको भी आपने छोड़ दिया। तो यार कम से कम ये ना करो। अब ये कितने लोग शराब पीते हैं गाड़ियों में, फिर वो इधर उधर कचरा कर देते हैं। तो एक तो ये तो सबसे एलिमेंट्री चीज़ हो गई। सर अभी हम बुद्धला चौक आगे थोड़ा सा हम साइड वो देखेंगे। ये देखिए सर, मैं बोल रहा था ना कि ब्रांड वाली जो चीजें होती है और कोई नहीं ले सकता, तो वो उसके लिए इधर आता है जो ब्रांड की चीजें नहीं ले पाता। अरे ये तेरा संडे मार्केट आ गया हमारा। संडे मार्केट आ गया। तो ये देखिए सर। हाँ, तो हम अपनी बात पर वापस आते सर। तो वापस हम अपनी बात पर आते हैं, है ना। तो हम अब ये बात कर रहे थे कि भाई एक तो व्यक्तिगत लेवल पर कर लो, दूसरा कम से कम अपने फैमिली लेवल पर देख लो अगर कुछ संभव हो सकता है। और मैं तो यार देहरादून शहर के, उत्तराखंड के लोगों से एक और बात बोलना चाहूँगा। हम सभी का जीवन में थोड़ा सभी का अनुभव होता है, और आप ना जो कार्यक्रम हो रहे हैं ना, घर में शादी हो रही है, तमाम हो रहा है, उस पर जितना देखो आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे घर में क्लियर है, हमारे घर में
प्रभु की कृपा से जब भी शादी होगी तो हमें कोई बड़े आयोजन नहीं करने हैं, उसको आप भाई सिंपल भी रख सकते हैं। तो फैमिली लेवल पर भी हो गया, ऐसे करके आपके कम्युनिटी लेवल पर हो सकता है, आपकी सड़क के लेवल पर हो सकता है। अब देहरादून शहर में मैं अगर कॉलोनीज की बात करूं, अब एक केवल विहार कॉलोनी है, वहाँ के लोग मिलकर के बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे करके भाई आप और कॉलोनीज में भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कहने की बात अभिषेक ये है कि एट योर ओन लेवल आपको ये नहीं देखना कि यार मैं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा मेयर हूँ या मैं हूँ तभी मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूँगा। आप बिकॉज इसको मैं उससे जोड़ रहा हूँ जो आपका सवाल मेरे को लेकर के था कि भाई आप मेयर प्रत्याशी थे, तो मैं आपको लगा मैं इधर उधर चला गया। मेरे प्रत्याशी बन सकते थे। मेरा कहने का लबोलबाब इस बात को यह है, मैं इस बात को यह कह करके समाप्त करूंगा कि हम सब के सब ये ना सोचें कि मेरे अकेले करने से क्या होगा, अकेला चना जो है बाढ़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। आप में और हम सब में शक्ति है। हम सब अपने अपने स्तर पर जितने प्रयास करते हैं हम उसी को कम से कम जो है आगे करने की कोशिश करें। अभिषेक यार मेरे को एक और बात याद आई है एक्चुअली, मैं टॉपिक चेंज करके एक और बात बताऊं। एक यार ना मेरे को कहानी बड़ी अच्छी लगती है। अब हम घंटाघर पहुंच गए ना, तो मेरे को पता नहीं अचानक क्यों याद आई। तूने वाली स्टोरी सुनी है वो जो सोने के अंडे की मुर्गी की? हाँ। क्या है वो कहानी, बताऊं तेरे को मैं? हाँ बताइए वैसे याद है मेरे को, आप फिर सुना दीजिए एक बार उसको। सुना दूं उस कहानी को? बिल्कुल। क्योंकि हमारे पूरे सिस्टम ने, विशेष तौर पर हमारे नेताओं ने, जिनका 80% 90, देखो अपवाद एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, मैं एक डिस्क्लेमर के साथ बोल दूं, लेकिन हमारे अधिकांश नेता यहाँ से राजपुर रोड जाएगा, ले ले यार राजपुर रोड ले ले, राजपुर रोड ले ले, गड़ी कैंट की तरफ से चलेंगे सर। हाँ थोड़ा राजपुर रोड ले देखेंगे, ले, इधर से चलते हैं हम क्योंकि यहाँ से आए थे। अच्छा सर, आप तो मैं यार मुर्गी सोने के मुर्गी की बता रहा था स्टोरी। तो बेसिकली क्या है, कहानी बड़ी प्यारी कहानी है कि एक बड़ा गरीब किसान था, तो पैसा वैसा था नहीं, तो एक बारी वो कहीं से आ रहा था और उसको जंगल के पास में एक मुर्गी दिखाई दी, मुर्गी है ना। तो उसने कहा यार कि ठीक है, उसके माइंड में आइडिया आया कि मुर्गी की, अब तो यार खाली इसकी मोबाइल की दुकानें और बस दारू की दुकानें दिखाई देती हैं, है ना, अंग्रेजी शराब की दुकान है ना। तो उसको मुर्गी दिखाई दी, तो उसने कहा, मजा आ रहा है तेरे को मुर्गी की स्टोरी सुनने में? कहाँ हम पहले बात कर रहे थे क्लाइमेट लैब ऑफ द वर्ल्ड, अब सोने के अंडे की मुर्गी की बात कर रहे हैं ना। तो दोस्तों सब कहते हैं ना हाय गाइस, ऐसे कहते हैं ना, हम रिपोर्टिंग पुलिस चौकी धारा को पार कर रहे हैं ना, ये स्टाइल हो गया ना यंगस्टर्स का। तो उसको मुर्गी दिखी किसान को। 5 दिन पहले सुनीत ने, मैंने यहाँ लंच किया था पंजाब रेस्टोरेंट में, बड़ा मजा आया था हमारे, वेरी नाइस है ना, अच्छा खाना है, अच्छा खाना है। तो मैं ये कह रहा था तेरे को कि उसने मुर्गी देखी, हाँ मुर्गी देखी उसने, तो वो मुर्गी जो है ना घर लेकर के आ गया, पकड़ के ले आया। उसने कहा यार इससे मैं कुछ पैसा कमा लूंगा, आजीविका हो जाएगी। तो घर लेकर के आया तो वाइफ भी खुश हो गई। तो अगले दिन खैर सो गए, अगले दिन उठे तो मुर्गी ने एक अंडा दिया हुआ था, वो सोने का अंडा था। तो यार वो तो चौंक गए, उन्होंने कहा यार बताओ बॉस, ये तो जैसे तेरे स्टाइल में बोलते हैं ना, भयंकर कमाल हो गया तो। है ना कि वो आज बुफेट बंद है। अच्छा हाँ संडे है सर, आज संडे बंद रखते हैं। तो ये जो है कि यार सोने का अंडा मिल गया, बता, सिंगल अंडा, मजा आ गया, पागल हो गया। तो अगले दिन भी क्या हुआ, दूसरे तीसरे दिन ऐसे करके रोज मुर्गी जो है सोने का अंडा देने लग गई। अच्छा देखो, मैं इस सोने के अंडे की मुर्गी का ना उदाहरण यहाँ के नेताओं के साथ जोड़ रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात, क्योंकि उन्होंने देहरादून को और उत्तराखंड राज्य को एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझ रखा है, और इसका अंत बड़ा भयावह है। तो रोज जो मुर्गी है एक आपको सोने का अंडा देती है, और आप रातों रात जो है माला माल बन जाते हैं, गरीबी से आपके पास एकदम अकूत संपत्ति आ जाती है एकदम से। लेकिन जब आपके पास पैसा आता है तो आपका लालच एक्चुअली और ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा बढ़ जाता है, आप और ज्यादा लालची हो जाते हैं। तो आज आपने 2 नंबर के काम करके 20-25 साल पहले जहां पर आपके पास में 50,000 रुपया भी नहीं रहा होगा, आज आपके पास में 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ के मालिक आप हैं। अभिषेक, आप और मैं, हम नहीं कल्पना कर सकते कि हमारे नेताओं के पास में कितना पैसा होगा, है ना। और मैं इस बात को फिर डिस्क्लेमर कह रहा हूँ कि इसमें अपवाद होते हैं, लेकिन द वास्ट मेजॉरिटी वो प्रॉपर्टियों को पत्ती लगाने में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में, तो एनीवे यू नो द ग्राइंड ना। तो वापस इस पे आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पति पत्नी ने, उन्होंने कहा यार ये तो रोज एक अंडे दे रही है, तो हम क्या करते हैं, इसके तो पेट में बहुत अंडे होंगे, तो हम एक दिन इसका कत्ल ही कर देते हैं और सारे जो है अंडे वहां से निकालेंगे, सोने के अंडे। तो उन्होंने मुर्गी के, उन्होंने बेसिकली मुर्गिया है ना कर दिया, काम तमाम कर दिया, और अंदर उन्हें कोई अंडा नहीं मिला।
तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे पर तू क्या मेरे को एक्सट्रीम तो नहीं लग रहा मेरी बात से सहमत है? ये तो कायदे की बात बोली भाई आपने एग्जाम्पल दे दिया ना कि देहरादून को और उत्तराखंड राज्य को हमारे यहाँ के नेताओं ने ऐसे ही कर दिया इसको एक सोने के अंडे की मुर्गी की तरह जो है एक समझ रखा है बस। तो ये जो लालच है ना इन लोगों का, और इनका जो लालच सत्ता को लेकर लालच, ठीक है, इट इज गुड टू बी एम्बिशियस। मेरे को उसको लेकर के वी आर ऑल वेरी एम्बिशियस इन आवर ओन वेज, है ना, हम भी तो अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं ना, तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन लालच अगर काल्पनिक बात है, अगर जो पॉलिटिकल लीडर है उसका लालच सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स को लेकर और अपने पैसे को लेकर के है, लेकिन इसमें कौन सा मिसिंग लिंक है? इसमें पब्लिक का मिसिंग लिंक है। अगर आप पब्लिक को सर्वोपरि रखते हैं, पब्लिक तो आपके लिए टूल बन गया है आपको अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को और अपने पैसे के एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए। तो ये सोने के अंडे की मुर्गी देने वाला एक उदाहरण इस समय जो हम बात कर रहे हैं, ये इसको हम उत्तराखंड की पिछले 25 सालों की जो पूरी जो कहानी रही है, मुझे लगता है कि इस एक कहानी के साथ में उसको हम जोड़ करके ये ठीक कहानी यही हो रहा है ना, बिल्कुल यही हो रहा है सर। अब मैं इसको जोड़ते हुए तेरे को एक और, जनता है त्रस्त, नेता है मस्त, उत्तराखंड का ये हालात है सर इस वक्त। एक और तेरे को मुझे याद आ रहा है, मुझे लगता है तो तेरे को अच्छा लगेगा वो। भाई देखो, आज हम भी सरकार में होंगे तो हम भी अपनी तारीफ करेंगे, ठीक है भाई, तारीफ करना उनका काम है, वो करते हैं तारीफ, वो कहते हैं कि भाई हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ, वो भी कहना गलत होगा, चीज़ें हुई हैं तो, लेकिन कसीदे पढ़े जाते हैं ना, उसको कसीदे पढ़े जाते हैं। तो जब इतने ज़्यादा कसीदे पढ़े जाते हैं तो मेरे जहन में ना कई बार ना एक अदम गोंडवी साहब हैं, अच्छा, उनकी पंक्तियां हैं, अच्छा, वो मैं तेरे साथ शेयर करना चाहूँगा और आप लोगों के साथ में। दिलाराम चौक क्रॉस करने में मैं इन पंक्तियों को तो पंक्तियां ये हैं दोस्तों, और इसका संदर्भ ये है कि जो हमारी पूरा जो सिस्टम है, सत्ता है, जो बड़े लोग हैं जो अपनी तारीफ में अपने कसीदे रोज गढ़ते हैं, उनके लिए संदेश ये है अदम गोंडवी साहब की इन पंक्तियों के माध्यम से कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। तो रकाबी का मतलब थाली होता है। अच्छा। तो ये समझा तो कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम, सरकार की फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, तुम्हारी मेज चांदी की है, तुम्हारे जाम जो रोज जाम छलकते हैं, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन मीन्स भाई ठीक है, ऑर्डिनरी पर्सन ना, एक नॉर्मल व्यक्ति जो है, यहाँ उसके घर में आज भी जो है वो फूटी हुई थाली है। तो ये जो और इसमें अभिषेक फिर मैं ना इमोशनल हो जाता हूँ उत्तराखंड राज्य को लेकर के। अब जैसे मैं सॉरी देहरादून से मैं एकदम पहले तो इसको पहले बता, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। ये कैसा तेरे को? बहुत ही बढ़िया कविता है और रिलेटेबल है, उत्तराखंड की जो जनता है बिल्कुल उससे रिलेट करती है। बिल्कुल। अब मैंने ये पंक्तियों के बाद में मुझे अचानक उत्तराखंड राज्य में 13 जिले हैं, उनमें से एक जिला है जिसका नाम है बागेश्वर जी, वो हमारे कुमाऊं मंडल में आता है। अब नेचुरली भैया यार तू कहेगा यार देहरादून में बैठ करके अब हम बागेश्वर की बात क्यों करें, हैं तो यार हमारे राज्यवासी है ना, है ना, तो हमारे राज्यवासी हमारे अपने लोग हैं। बिल्कुल। तो वहां पर एक खड़िया खदान होती है, सोपस्टोन माइनिंग कहते हैं बागेश्वर में, और उस माइनिंग ने ऐसा बर्बाद कर दिया उस बागेश्वर इलाके को, और आजकल उसको लेकर के भाई क्योंकि हम तो इधर हैं, तो वो तो बागेश्वर तो दूर है, मैं तो गया नहीं हूँ वहाँ पे पिछले काफी सालों से, लेकिन जो हम पढ़ते हैं, जो देखते हैं, उनके साथ एम्पैथाइज करते हैं, तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने आकर के वहाँ पर उसको इंटरवीन करना पड़ा इस बात को लेकर के कि भाई आप यहाँ पर खदानों का इसका ऐसा वहाँ पर बर्बादी का मंजर है बागेश्वर जिले में। और मैं तेरे को एक बड़ा शातिराना एपिसोड भी शेयर कर रहा हूँ इसमें। उसमें हाई कोर्ट में अभी हियरिंग चली, तो सरकार के वकील ने ये कहा, वहाँ पे 160 माइंस चल रही थी अभिषेक, बागेश्वर अपने आप में बड़ा खूबसूरत पर्वतीय जिला है जी, लेकिन वहाँ पर माइनिंग ने पूरे उस लैंडस्केप को और वहाँ के ग्रामीण हमारे भाइयों और बहनों की जिंदगी में उसने उसको डिस्ट्रॉय किया है। वहाँ के चाहे वाटर सोर्सेज हैं, वहाँ की उनकी कृषि की खेती होगी, रोज़ वहाँ पर जो है भाई डीजल ऑपरेटेड मशीनें चल रही हैं, तो तमाम चीज़ें हैं, एयर पोल्यूशन है, सब है। तो कोर्ट में सरकारी वकील ये कहते हैं कि जज साहब को कि
ये जो लोगों को जो हर्जाना हुआ है ये सरकार भर देगी। अच्छा, अब सरकार भर देगी का मतलब क्या हुआ? वो सरकार का पैसा किसका है? वो हमारा पैसा है। हमारा तो पैसा हमारा ही पैसा जो है भाई, अब डैमेज किसने किया? डैमेज तो उन माइनिंग ऑपरेटर्स ने किया। हाँ। तो फिर ये वाली बात आई, तो फाइनली कोर्ट टूक अ वेरी वाइज डिसीजन और कोर्ट ने कहा भाई ऐसा थोड़ी होगा। जो लोग जो वहाँ पे माइनिंग का काम कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, वो उसकी भरपाई करेंगे। तो ये आप ये देखिए ना, ये जैसे शातिर वर्ड कहते हैं ना, तो ये जो शातिराना चालें जो चली जाती हैं, ये मुझे लगता है ये एंटी पीपल चालें हैं ये ना, ये। और इसको लेकर के भी उत्तराखंड राज्य के बहुत से लोग जो है खैर इसको लेकर के बड़े मुखर भी रहते हैं और रहना भी चाहिए और निश्चित तौर पर सरकारों को आईना दिखाना चाहिए। तो ये दिस आई थिंक इज अ हॉरिबल एग्जाम्पल यू नो ऑफ द वे ये जो पूरा हमारा जो सिस्टम है और जो हमारी व्यवस्था चल रही है। और आप बताइए ना, अब आप वहाँ पर खाली माइनिंग ऑफिसर को आपने हटा दिया, लेकिन तेरे को क्या लगता है कि जो देहरादून में बड़े लोग बैठे हैं उन्हें नहीं मालूम कि बागेश्वर में क्या हो रहा है? मुझे बता, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन गाज किसके ऊपर पड़ती है? तो हमारे जो सरकारी भाई बहन जो कर्मचारी भी अगर इस प्रोग्राम को देखते हैं, गाज तो आप जैसे जो नीचे का होगा उसी पर पड़ेगी, बिल्कुल ऊपर वालों को तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, पता चलता। तो ये इस किस्म के जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, इन पर भी हमें नेचुरली यू नो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कॉज फॉर कंसर्न। मैं यार बड़ा पानी पी रहा हूँ बिकॉज आई एम टॉकिंग सो मच है। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि नोटियाल जी ये देहरादून की इंसाइक्लोपीडिया है। ये मतलब एक डिस्क्राइब करने के लिए ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि अरे नहीं, आई एम सिटिंग विद द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ देहरादून। अरे ऐसा मतलब मुझे लगता है, जरूर मेरा कहना है वो, तो अब मैंने इतने गौर से देखा है आपको। अब देख, तेरा और मेरा तो एक दूसरे के प्रति बायस है क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना, वी आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर। तो ये बायस होता है, लेकिन बट सर है ना, ये वो सिर्फ एक इंसान नहीं कह रहा ना, वो तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं। चलो मैं अपने मौखिक रूप में कह रहा हूँ। नहीं, चलो वो तो सबका है ना स्नेह। और अच्छा सर, थोड़ा सा अभी हम इतनी बढ़िया सी सुंदर सी जगह पहुंच गए गढ़ी कैंट में, जो मतलब, और मुझे लगता है कि ये हमेशा भगवान ने चाहा तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये तो आर्मी वालों के पास है, और जहाँ आर्मी का वास होता है वहाँ तो आप एक पत्थर भी इधर से उधर नहीं कर सकते। तो सर बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीचों बीच देहरादून कैंट है और हरियाली देखने के लिए हमेशा यहाँ पे मिल जाती है। और अक्सर जब भी हम राजपुर रोड की तरफ जाते हैं, वसंत विहार वाले या प्रेम नगर वाले, तो हरियाली राह जो चुनते हैं, क्योंकि मजा आता है सर इससे जाने में। देहरादून में अगर आपको चिल करना हो, आपको मतलब शांति चाहिए, आपको मजा करना हो, तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे देहरादून के अंदर? अब यार ये चिल जो है ना, मतलब मैं इसको अगर ऐसे बोलूं कि मेरे को देहरादून में कौन सी जगह अच्छी लगती है ना, एक दौर था जब मुझे देहरादून के आउटस्कर्ट्स में जाना बड़ा अच्छा लगता था। ओके, जैसे कि अब यार आप पौंधा साइड चले जाओ, है ना, आप बिदौली साइड चले जाओ, आप मांडूवाला साइड चले जाओ, इतने खूबसूरत इलाके थे। और अभी भी थोड़ा बहुत है ना, आप मालदेवता साइड चले जाओ, इतने बहुत सारे एरियाज थे। लेकिन अब क्या है ना, अब वहाँ जाने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि भाई जितनी आपको हरियाली दिखती है उतना आपको कचड़ा दिखाई देता है, प्लास्टिक वेस्ट दिखाई देता है। तो मुझे आज की तारीख में अभिषेक जो जाने में मजा आता है, जैसे आप इस एरिया में घूम रहे हैं ना, तो उदाहरण के तौर पर जो जैसे गवर्नमेंट के कई सारे FRI है, FRI जाना बड़ा अच्छा लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसलिए साफ सुथरा भी वो है। नॉट दैट कि मैं कोई FRI बहुत ज्यादा जा पाता हूँ, लेकिन जितना भी जाता हूँ तो मेरे को FRI बड़ा सुंदर लगता है। क्योंकि क्या कारण है कि FRI बचा हुआ है। जैसे यहाँ से हम जा रहे हैं, अब यहाँ पर आना अच्छा लगता है। यहाँ आना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि भाई ये बचा हुआ है। तो जो चीज देहरादून में बच गई वो आज की तारीख में भी खूबसूरत है। देखिए, इसको जो हमने शुरू में बात करी थी ना, तो ये देखो, देहरादून को बसाने की बात तो बाद में होगी, आपको जो बचा खुचा है ना, आपको उसको बचाना है। तो ये दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम इसको भी लेकर के आवाज उठाएं कि जो बचा खुचा है हम उसे बचाने का भरसक प्रयास करें, उसे भी और बर्बाद ना होने दें। तो FRI अच्छा लगता है। ऐसे ही तेरे को पता है कि मैं कई बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है मोकमपुर, वहाँ जाता रहता हूँ। मुझे वो कैंपस बड़ा खूबसूरत लगता है। इधर ही कोलागढ़ में अभी हम थोड़े दिन पहले रोज पहले आए थे, वाटर एंड सॉइल इंस्टीट्यूट एक है, वो भी भारत सरकार का है, वो भी बड़ा खूबसूरत है। कई हमारे यहाँ पे स्कूल्स हैं जो पहले के स्कूल्स बने हुए हैं, वो भी बड़ा सुकून देते हैं। तो मुझे इसी टाइप की ही जगहों पर जाना जो है, जहाँ हरियाली हो, शांति, थोड़ा हरियाली हो, रिलेटिवली शांति हो। अब हम कैंट की तरफ आएंगे भाई, यहाँ पे 2 इतने खूबसूरत मैदान है जी, उनको यहाँ पर यंगस्टर्स को देखते हुए, खेलते हुए, देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है। और ये ड्रग्स से भी जुड़ी हुई बात है अभिषेक। आज हम जितने ज्यादा अपनी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज को वो करेंगे, एनकरेज करेंगे, कहीं ना कहीं हम अपने यंगस्टर्स को भी डिस्ट्रैक्ट करेंगे वहां से। तो अब देख कितना खूबसूरत है भाई, है ना, दिस इज सो नाइस। सर आपको एक चीज दिखती, अभी हम गढ़ी कैंट की तरफ आए, इन ग्राउंड्स में हम देखते हैं तो हमें युवा खेलता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ एक स्ट्रॉन्ग युवा दिखता है। लेकिन वहीं अगर हम अभी बिधोली की तरफ चल जाए, मालदीव तक चल जाए, मैगी पॉइंट, किमाड़ी की तरफ चल जाए, तो वहाँ पे ज्यादातर आपको लोग शराब पीते हुए दिखेंगे, सिगरेट पीते हुए दिखेंगे, नशा करते हुए दिखेंगे। तो सर ये 2 मतलब जो है व्यू दिख जाते हैं शहर के अंदर, एक अलग अलग कोने के।
कोने में। भाई देखना कितना वो अब ऑफ कोर्स अब कोई कह सकता है मेरी पर्सनल चॉइस है नहीं वो तो सही कि मैं यार वो करूंगा ये करूंगा, लेकिन मतलब तेरा क्वेश्चन ये था कि अच्छा कहाँ लगता है। हाँ अब नेचुरली भाई यार ये देखो ना कितना इस समय सच अ ब्यूटीफुल, खासकर बरसात भी हो रखी है ना, तो हवा में एक ताजगी बिल्कुल है, और हवाई तो खिड़कियां भी अगर खोल करके चलें ये तो देखो ना कितना मजा आ रहा है। परमवीर चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा द्वार को अभी हम पार कर रहे हैं। तो ऐसे देहरादून शहर के उत्तराखंड के तमाम वीर जो सेनानी है ना, हमारा तो वैसे प्रदेश जाना जाता है उसके लिए, जी सर, वीर भूमि के लिए, तो हम उनको भी याद करते हैं, बिल्कुल सर, उन्हें सैल्यूट करते हैं। तो सर बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए। मैं ये पूछना चाहूंगा जैसे तेरा क्या प्रॉमिस है इस प्रोग्राम का, तूने मेरे को क्या खिलाना है? सर आप जो बोलोगे वो खिलाएंगे। एक तो मेरे को बढ़िया चाय पिला दियो, एक चाय पियेंगे बढ़िया, और मेरे को कॉफी नहीं, चाय पीऊंगा मैं बढ़िया, और साथ में मूंगफली सर, मूंगफली देनी थी तूने मेरे को, या सर टिक्की वगैरह कुछ देख लेते हैं। जब चाय के साथ टिक्की खाएंगे, कोई अच्छी जगह पे चलते हैं। तो सर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि हम क्या देहरादून को देखना चाहते हैं आगे जाके। हम बैंकॉक की बात कर रहे थे, हम लॉस वेगास की बात कर रहे थे, लेकिन हमें उस प्रकार से देहरादून को नहीं देखना है, जो हकीकत बात है। हम नहीं देखना चाहते, यहाँ के लोग नहीं देखना चाहते उस प्रकार से। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप 10 साल के बाद देहरादून को कहाँ देखते हैं, क्या होगा देहरादून, अगर आप अपनी परिकल्पना बताएं। आप यार देहरादून का ना देखो, जो सिनारियो है ना, देहरादून एक बड़े क्रिटिकल जंक्शन पे है, और बहुत सारे प्रेशर्स हैं। एक बहुत बड़ा जो प्रेशर देहरादून शहर पे है वो यहाँ पे जनसंख्या को लेके, उसको मैं लेके कई बारी मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लेके उसको बात भी करता हूँ। एक दो लाइन में बोलने की कोशिश करूँगा। जब राज्य गठन हुआ उस समय देहरादून की जनसंख्या 4-5 लाख रही होगी, आज कोई एग्जैक्ट नहीं है, 12-13 लाख कहते हैं। अगर हम वोटर्स की बात भी करें तो इस देहरादून 100 वार्ड में हमारे 8 लाख से कम वोटर हैं, तो वो 18 साल से कम के हो गए, तो 12-13 लाख का पॉपुलेशन एस्टिमेट कर लीजिए। MDDA का ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 का में बताता है कि यहाँ जनसंख्या 24 लाख होगी। अच्छा, अब ये खुद कल्पना कर कि 12 लाख से जब 6 लाख से 12 लाख में इतना त्राहिमाम हो गया, 24 लाख में क्या तो जब 12 से अब जब 24 में पहुंचोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे? और 2041 बॉस बहुत दूर नहीं है, लगता है ऐसा है, लेकिन समय ना ऐसा बहुत भागता है। तो क्या है ये 25 है ना, 25 और 41, 15-16 साल में आपकी जनसंख्या फिर दुगनी हो जाएगी। तो आज 10 लाख गाड़ियां हैं, तब कितनी गाड़ियां होंगी? लोग कहाँ, हाउसिंग पे तो कोई बात ही नहीं करता, लोग कहाँ रहेंगे? कितना वेस्ट जनरेट होगा, लोगों पे और पैसा आएगा। आज आप 5 लाख किलो कर रहे हो, कल तो 15 लाख किलो होगा। आपका कचरा कहाँ जाएगा, पानी कहाँ से आएगा, एयर क्वालिटी का क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा? तो यार ये इतने गंभीर सवाल हैं। तो मेरा तो अभिषेक ये मानना और सोचना है कि जो हमारे मेन कर्ता धर्ता है उन्हें दे नीड टू टेक अ, जिसे कहते हैं ना, आपको ना चीज़ों को ना, आपको यू नीड टू टेक अ पॉज। आप एक पॉज, आपको ना ठहराव की ज़रूरत है। आपको ठहराव के साथ में एक स्टॉक टेकिंग करने की ज़रूरत है कि बॉस हम आज कहाँ हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये शहर किस दिशा में जा रहा है। देखो यार, आपको ना प्लीज आपसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नेता लोगों से, देखिए क्योंकि आप लोग तो ना 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो आपको भी पता है ईमानदारी से कि ये शहर कितना बर्बाद हुआ है और किस रास्ते पे जा रहा है। आप अपनी राजनीति करिए, आप यार अपना पैसा भी कमाइए, उसके लिए तो खैर हम क्या कह सकते हैं, है ना, वैसे करना नहीं चाहिए आपको, लेकिन कम से कम इस शहर को जितना आप बचा सकते हैं। मैं कैमरे में देखकर अभिषेक तेरे को नहीं देख रहा, है ना, क्योंकि उसका सरकार का अहम रोल इसलिए है क्योंकि देखिए अल्टीमेटली पॉलिसीज इन्होंने बनानी है, ऑब्वियसली बात है ना। अब जो जब हम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, जब हम कोई कर्ब्स लगाने की बात कर रहे हैं, वो तो यार सरकार का काम है। तो सरकार को तो गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि भाई आज आप खाली प्रॉपर्टी माफिया के इंटरेस्ट में, अब ठीक है खाली बिल्डर को तो फायदा होगा कि 12 लाख से 24 लाख हो जाएंगे, लेकिन खाली हर चीज खाली पैसा ही नहीं हो सकता ना, हर चीज खाली व्यापार नहीं हो सकता ना। और ठीक है, व्यापार करना तो बहुत अच्छा है, मैं व्यापार करने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैंने कभी जिंदगी में कोई बिजनेस नहीं किया, लेकिन आई ऑफ कोर्स सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन सरकार तो व्यापारी नहीं बन सकती ना, खाली व्यापार करने का काम तो व्यापारियों ने करना है, सरकार को तो एक होलिस्टिक दृष्टिकोण रखना है। तो ये जो 24 लाख वाला जो देहरादून होगा आज के, अब ये देख भाई ट्रैफिक लगा हुआ है, अब हम इतनी देर से कर रहे थे यार कहीं ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि सड़कें तो इतनी है ना, तो इतने जुलूस हैं, इतना सारा ट्रैफिक है, इतनी सारी चीजें हैं, है ना, तो चल रहने दे, कुछ नहीं होता इसको। तो अब ये 10-12 साल बाद वाला जो देहरादून है,
ये अपने आप में बहुत ज़्यादा, अब ये देख अभी से यू टर्न यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, तो खैर ऐसे तो कई बड़े सीन्स आएंगे आज अगर, है ना। तो ये एक मेरे को पॉपुलेशन वाला जो एलिमेंट है अभिषेक, ये बड़ा वरी करता है जी। और ऑफ कोर्स अब पॉपुलेशन में एक इश्यू भी है। पॉपुलेशन में इश्यू ये है कि अब ये तो देखो देश की जनसंख्या बढ़ रही है, वो तो बढ़ रही है हमारे देश की। हमारा जो संविधान भी है वो भाई किसी को रोकता नहीं है। आप भी जाकर के महाराष्ट्र में सेटल हो सकते हैं भाई, हो सकता है कल आप मुंबई चले जाएं जॉब करने के लिए, उसके तो हमारे यहाँ भी हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कोई तो कर्व्स लगाने पड़ेंगे ना, हमें कहीं ना कहीं कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये तो पॉलिसी डिसीजंस हैं, तो अब उसको लेकर के आप क्या करेंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पलायन को लेकर के है, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कहता हूँ अभिषेक, और मैंने शायद आज भी इस प्रोग्राम में भी कहा कि सभी चीजों की कड़ियां जुड़ी होती हैं। हम किसी भी चीज को आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि अकेला देखें। अब देहरादून में दबाव इसलिए इतना ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि जो हमारे पहाड़ हैं, हमारे पहाड़ों में पलायन जो है वो अनवरत जारी है। हमारे प्रदेश में पलायन की रफ्तार का जो गियर है वो बड़ा है, वो कम नहीं हुआ है। सरकार जितने दावे कर ले तो पलायन तो बढ़ रहा है। और पलायन कौन सा है? पलायन वो मजबूरी वाला पलायन है। पलायन क्यों हो रहा है? पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर आप सुविधाएं प्रदान नहीं कर पा रहे। जब आप सुविधाएं प्रदान नहीं कर पा रहे तो वहां पर कोई रोजगार के साधन नहीं है, स्वरोजगार वहां पर लोग कर नहीं पा रहे। उसके अलावा वहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो सबसे बुनियादी चीजें हैं, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। इसलिए भी देहरादून में प्रेशर पड़ रहा है। तो आपके कहीं कोई कर्व्स नहीं है, आपका जो पलायन है वो अनवरत जारी है। और ये खाली देहरादून की समस्या नहीं है, हमारे जो पहाड़ के भी छोटे छोटे शहर हैं वहां पर आकर के लोग बस रहे हैं। और जैसे हम बिल्कुल एक हैज़र्ड अर्बनाइजेशन बोलते हैं, अर्बनाइजेशन भी नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं क्या बोलना चाहिए उसको, तो वो वाले जो हमारे छोटे छोटे कस्बे थे, क्योंकि वो वहां पर आकर और वहां पर जीरो व्यवस्था है, तो ये भी अपने आप में वरी है। तो ये जैसा मैंने कहा, योर क्वेश्चन वाज 10 years लेटर का देहरादून, मैं तो फ्रैंकली आई एम वेरी वेरी वरीड। और जब तक आप उसको लेकर के कहीं कोई कर्व्स नहीं लगाएंगे, जब तक आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी लेकर के नहीं चलेंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक कैलिब्रेटेड अप्रोच, एक रेगुलेशन वाली अप्रोच, आई थिंक दैट इज व्हाट इज रियली द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, तो सर बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके और बहुत नई चीज़ें मालूम चली। और कहीं ना कहीं देहरादून की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो सीरियस बातें ही ज़्यादातर सामने आती हैं, क्योंकि इस वक्त माहौल इस प्रकार से हो रखा है। और अभी सर अब हम यहाँ का एक ऐसे चौक पे खड़े हैं जो पूरे देश में मशहूर है। अरे यार इट्स नया साल है तो थोड़ा सा नहीं, इट्स जस्ट टू, आई थिंक हमें ऐसा करना चाहिए। जरूरी है सर। नहीं, हमें ना ऐसा करना चाहिए अभिषेक, तेरे को मेरे को ना, जब तक ये हमारी रेड लाइट है, अभी 44 नंबर आ रहा है, हम मौन रखते हैं, ठीक है ना, हम जस्ट विल बी क्वाइट एंड, है ना। जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं, अभी हम ओएनजीसी चौक पे थे जहाँ पर पिछले साल नवंबर में 11-12 नवंबर की रात 11-12 नवंबर की रात को हमने अपने 5 जो भाई बहन थे उनकी जान जो है वो हुई थी, और वो एक्सीडेंट हुआ था उनका, सब जानते हैं उसके बारे में। तो इसलिए जो है हम थोड़ा सा उनको याद कर रहे थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो सर कई सारी चीज़ें हैं, क्या बोले बताइए। अब यार यही है अभिषेक, है ना, ये बड़े कंसर्न्स ना, मतलब अब एक और तेरे को शायद हंसी आएगी थोड़ी सी। मैं तो कहता हूँ ना, जैसे हम, पता है क्या है, हम हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, है ना, हम वो हैं। तो हम हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब हम थोड़ा वरी कर सकते हैं, थोड़ा अपने लेवल पर कुछ कर सकते हैं, थोड़ी ऐसी बातचीत कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत हम शहर को लेके, है ना, या राज्य को लेकर के जो थोड़ा सा अवेयर कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, थोड़ा अवेयर कर सकते हैं भाई। देखो इसमें अब एक ये भी है कि यार भाई, योर क्वेश्चन वाज कि यार अवेकनिंग कैसे आएगी। तो यार देखो, ये जब तक देखो, अब क्योंकि ये बेसिकली अभिषेक जिस दिशा में चल रहे हैं, हमारा शहर चल रहा है या हमारा राज्य चल रहा है, जो जिस दिशा में हम जा रहे हैं, देखिए ये अनसस्टेनेबल है। इसका तो एक ना एक दिन तो देखो ये नहीं चल सकता यार, ये अनसस्टेनेबल है, इसका तो खात्मा होना है। अब होगा कैसे? देखिए, या तो कोई बहुत बड़ी त्रासदी आएगी। अब उदाहरण,
केदारनाथ तो चलो, एक मैं दूसरा बोलता हूँ आपको। सूरत में एक बहुत बड़ा प्लेग हुआ था आज से 30-32 साल पहले। उसमें लोगों की बहुत सारे लोगों की मौत उस प्लेग के कारण हुई। और आज 30 साल के बाद में सूरत जो है, अभी हर साल जो साफ सफाई का इम्तिहान होता है जिसे स्वच्छ सर्वेक्षण कहते हैं, जिसमें इंदौर हर साल फर्स्ट आता है। पहली बार इंदौर के अलावा देश का एक और शहर फर्स्ट आया जो कि सूरत था। तो या तो कोई ऐसी, भगवान करे कभी ना हो, लेकिन शहर, समाज, राज्य, राष्ट्र, विश्व जो है, या तो कभी बड़ी आपदाओं के बाद में चेतता है और बदलाव आते हैं। तो या तो कोई ऐसा कुछ होगा, है ना। दूसरा क्या है कि या तो एक पूरा ना पब्लिक अवेकनिंग होगी, एक ग्लोबल लेवल पर अवेकनिंग होगी। देखो यहाँ पर तो आप, यहाँ से तो इनसे तो खैर उम्मीद करना बेमानी है कि ये इतना दूर की सोचेंगे, लेकिन या तो पूरी दुनिया में, दुनिया के लोग जो है ना, पूरी दुनिया के लोगों में कोई एक उबाल आएगा। क्योंकि देखो ये जो 1.5 डिग्री, मैं थोड़ा क्लाइमेट क्राइसिस के साथ जा रहा हूँ, 2024 आज तक का सबसे वार्मेस्ट ईयर उसमें रहा है। और हर साल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हीट वेव में पिछले साल में ही बहुत से लोगों की देश में ही मौत हुई है। तो जब लोग त्राहिमाम करेंगे, और इसमें भी अभिषेक, मेरे जो संवेदना और सांत्वना वो तेरे लिए और अपने लिए से मेरे कहीं ज़्यादा, मेरी जो वो है जिसे हम अर्बन पुअर कहते हैं, जो हमारे सोसाइटी के जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं, जो बेचारे गरीब गुरबे लोग होते हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं। क्योंकि हम तो ना एक सर्टन समाज के एक सर्टन स्ट्राटा से आते हैं, तो हम और हमारे लोग भी जो हमें देख रहे हैं ज़्यादातर वही देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें उनके बारे में भी तो सोचना है यार, हु आर मच लेस फॉर्चुनेट देन अस। हम तो बढ़िया जैकेट पहन करके इस समय है ना गाड़ियों में बैठ करके बात कर रहे हैं। तो उन अर्बन पुअर के बारे में कौन सोचेगा, है ना। वो भी तो हम उनके बारे में उन्हें नहीं छोड़ सकते। तो मैं एक ये बात कर रहा था, चलता रहा यार, चलो इसको क्लोज करते हैं, फिर आगे जाकर बढ़िया जगह चाय पियेंगे कहीं आनंद में चलेंगे सर। नहीं यार, यमुना कॉलोनी चलो सर, उधर बढ़िया चाय मिलती है, है ना, उधर जाएंगे। तो ये मैं तेरे को कह रहा था कि ये जो हम चेंज के बारे में बात कर रहे थे, तो या तो कोई भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन भाई उसके वजह से बदलाव आते हैं, बड़े बदलाव आते हैं, या तो एक वैसा कुछ हो, या दुनिया में विशेष तौर पर जो यंगस्टर्स हैं, आई थिंक दैट द यंगस्टर्स ऑफ टुडे आर रियली पिस्ड ऑफ, यू नो, दे आर, मतलब मेरे को लगता है कि बहुत सारा, एंड यू नो, मैं आपकी एज ग्रुप का नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि यार आप क्या इस बात से एग्री करते हैं कि जो यंगस्टर है आज का, क्योंकि आपके ऊपर इतने सारे प्रेशर्स हैं। और इनफैक्ट अभिषेक, मैं थोड़ा सा टॉपिक भी चेंज करके मेरे को बताइए भाई, कि मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को ये फील करता हूँ कि दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। मैं थोड़ा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूँ, है ना। लोग कहते हैं मेरे को शादी नहीं करनी, मैं किस लिए शादी करूँ, क्यों करना। मैं भाई आज इस दुनिया में कैसे अपने बच्चों को, मैं ऑफस्प्रिंग को लेकर के आऊँ जहाँ पर मेरे बच्चे को AQI 400-500 वो झेलेगा। तो अ लॉट ऑफ पीपल टुडे, तो ये इसके जो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो पूरा मॉडल है ना लिविंग का आज की तारीख का, ये जो हमारा करंट मॉडल है, ये कम्प्लीटली अनसस्टेनेबल है। भाई अगर एक पीढ़ी ही ये बोलने लग जाएगी कि हम विवाह नहीं करेंगे, पहाड़ के लड़कों को तो लड़कियां इसलिए नहीं मिल रही हैं, उसके अलग कारण उसको लेकर कई लोग वीडियो आते रहते हैं। लेकिन एक ये वाला भी पहलू है कि आजकल बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, शादी नहीं करना चाह रहे, हम शादी नहीं करना चाहते, या हम शादी करने के बाद में हम बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, हम आगे हमको नहीं बढ़ाने, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपने बच्चे को ये क्लाइमेट क्राइसिस के ऐसे दौर में लेकर के इस दुनिया में आए। तो ये भी एक डायमेंशन है। तो जो हमने ये बात करी कि या तो कोई उस तरीके की कोई आपदा टाइप की कोई घटना घटती है, या कोई ग्लोबल अपराइजिंग होती है, कोई नेशनल अपराइजिंग होती है, भाई आज तक लोग, कोई रेवोल्यूशन होता है। देखो यार, टेक्नोलॉजी से चीजें नहीं सुधरने वाली। अब हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी थोड़ी है यार, हर चीज 5G 10G कर लोगे आप, 10G से थोड़ी होगा। सही बात है। क्या कर लोगे आप, 20G ले आओ। अब ये जो हवा मिट्टी पानी है वो थोड़ी है कोई 20G उसकी आपकी हवा मिट्टी पानी को जनरेट थोड़ी ना हो रही है, वो थोड़ी है ChatGPT में जाकर के मैं उसको कुछ ठीक कर लूंगा। तो हर आदमी जो है आने वाले टाइम में, या तो आप ये बोल लो कि भाई मैं अपना मास्क लगा के चलूंगा, ठीक है भाई, एक वो भी दुनिया होगी कि भाई आपको कभी नीला आसमान नहीं दिखाई देगा, आप अपने घर से अपना मास्क लेकर के चलेंगे। जैसे आज भाई, पहले हम कहाँ मोबाइल फ़ोन लेके चलते थे, आज हम अपने रोज़ मोबाइल फ़ोन लेके चलते हैं। या तो 30-40 साल बाद दुनिया ऐसी होगी कि भाई हर व्यक्ति जो है अपना लेके चल रहा है, आप अपनी पानी की बोतल लेके चलते हैं, आप अपना ऑक्सीजन का, तो या तो दुनिया उस दिशा में जाएगी। क्योंकि 40-50 साल के बाद में, 30 साल के बाद में क्या होना है, 20 साल के बाद क्या होना है, वो हम कह नहीं सकते। तो क्या कोई टेक्नोलॉजी कोई ऐसा बदलाव ला सकती है,
लेकिन अभिषेक कुछ चीजें क्लियर हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा। लोग अपना जितना ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, जितना कंज्यूम करेंगे, उतना ज़्यादा कचरा बढ़ेगा, अलग अलग किस्म का कचरा बढ़ेगा। तो ये कुछ कुछ वरिंग चीज़ें हैं। अब हमारे पास में सब चीज़ों का तो जवाब नहीं है, तो यही है कि कम से कम हम लोग बातचीत करें। और आप और हम कौन से वो हुए, हम भी तो बड़े वो हैं। हो सकता है भाई बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो हमें तो यमुना कॉलोनी चल आगे से घुमा मान लेंगे सर। तो सर ये तो बात हो गई। मैं ये कह रहा था, सॉरी, मैंने कहा कि भाई कमेंट्स भी तो करेंगे ना, होपफुली। सही बात है। तो हमें भी तो कमेंट्स पढ़ करके सुनने को मिलेगा, हमें सीखने को मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। तो सर मैं वहीं पे एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ, जो लोग देख रहे हैं हमें, युवा हो जाए, चाहे दर्शक हो जाए, चाहे देहरादून का हो जाए, चाहे देश के किसी भी कोने से देख रहे हैं, वो आपकी मदद या फिर सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए क्या कर सकता है? क्या मतलब अगर आप आपकी मदद करना चाहते हैं, बोलते हैं कि भैया हम भी आपके साथ कुछ नेक कार्य करना चाहते हैं शहर के लिए, तो कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा अगर आप। नहीं, मैं तो यार यही कहूँगा, देखो हो सकता है कि नेचुरली तो क्योंकि ये तो सोशल मीडिया पे जाना है इस वीडियो ने जी। तो आप मतलब उत्तराखंड राज्य के ही या देश के अलग अलग शहरों में, विदेश में भी हो सकता है कोई देख रहा है हमें, तो हम कम से कम अगर अपने ही राज्य में बात करें तो यार आप अपने अपने शहरों में अपने अपने लोगों का फोरम बनाना स्टार्ट करिए। सपोज अब हमारे को उदाहरण के तौर पर अगर पिथौरागढ़ में लोग देख रहे हैं, 5 लोग देख रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा यार 5 युवा हैं या 5 लोग हैं, आप 5 लोग मिलकर के जो है आप अपना कोई बनाइए ना, अपना कोई ग्रुप बनाइए। और आप अपने ग्रुप में एक छोटी सी चीज करिएगा, आप अपने ग्रुप में किसी को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और ये सब मत बनाइए। ये सबसे बेकार उत्तराखंड के ना एक और बर्बादी का कारण जो है ना, ये जो पद प्रतिष्ठा, माइक, सम्मान, मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे माला नहीं मिली, गुस्सा है ना, उसमें लोग नाराज हो जाते हैं। तो ये इस फेरे में मत फंसिएगा, दूर होना पड़ेगा, इससे दूर होना पड़ेगा कि यार मैं ये बन गया, उसको ये मिल गया। तो आप निस्वार्थ भाव, मतलब एक सामूहिक तौर पर मुझे लगता है कि लोगों का जुड़ना बड़ा जरूरी है। और ये जो पद प्रतिष्ठा, सम्मान, इससे दूर रहते हुए आप अपना जो भी आप लोगों के समूह का, आपके फोरम का, आपके ग्रुप का आप कोई एक आध उद्देश्य ले सकते हैं और उसमें आप और लोगों को जोड़िए। जिस तरीके से हमने देहरादून में देहरादून सिटीजन फोरम का गठन किया, आज में लगभग 400 अच्छे लोग शहर के उसमें जुड़े हुए हैं और मतलब उसमें बड़ा अच्छा कर रहा है जो हमने जहाँ से भी बात शुरू करी, उस ग्रीन एजेंडा को भी लेकर के जी। तो ये हो गया। अभिषेक, मेरे को लगता है हम यमुना कॉलोनी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। तो सर ठीक है, तो लास्ट हमारे उत्तराखंड के लिए और देहरादून के जो बाशिंदे उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, आपका संदेश क्या रहेगा सर? यार मेरा तो अभी जो इमीडिएट संदेश ये होगा, क्योंकि मैं चुनाव से ही बात हमने शुरू करी थी, मैं चुनाव से ही बात खत्म करूंगा। दोस्तों, मेरा आपके लिए संदेश रहेगा कि इस चुनाव में भागीदारी अवश्य करें, है ना। और क्योंकि खाली सोशल मीडिया में कंप्लेन कर देना और बार बार ये कहना कि यार हमारे शहर के हालात खराब हैं, राज्य के, लेकिन आप उस प्रक्रिया में, प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। विशेष तौर पर मैं उत्तराखंड के संदर्भ में बोलूं तो देहरादून में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम होता है। तो आप वोट अवश्य करें, एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और खुद वोट ना करें और बाकी लोगों को भी प्रेरित करें। इस बात का भी अपने जहन में ख्याल रखें। मैंने पहले भी इस बात को बोला है कि आप ध्यान रखें कि जो आपके पार्षद हैं, माननीय पार्षद आपके, वो आपके विधायक से और आपके सांसद से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। कल आपके दुख सुख में आपके पार्षद खड़े होंगे, सही बात है। तो लेकिन ये विधायक और सांसद से तो हम जैसे लोगों का मिलना बहुत दूर है, लेकिन हमारे पार्षद वो सुलभ तौर से जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो आप इसका भी ध्यान रखें जी। नेचुरली आप अच्छे कैंडिडेट्स को चूज करें। ये वाला जो इलेक्शन है मेरे हिसाब से कम ये पहाड़ मैदान, गढ़वाल कुमाऊं, ब्राह्मण ठाकुर, कांग्रेस, बीजेपी, मोदी राहुल ऐसे मुद्दों पर नहीं लड़ा जाना चाहिए। ये एक शहर का चुनाव है, आपके शहर का चुनाव है। आप सबसे काबिल प्रत्याशी, आगे ले ले थोड़ी देर, आगे आ जाएंगे ना, तो आगे वापस आएंगे। काबिल आप सबसे काबिल प्रत्याशी को चुने। हम इधर आकर के कपूर टी स्टॉल में आकर चाय पियेंगे ना, तो आगे थोड़ा सा घुमा ले। यमुना कॉलोनी भी भैया दर्शन हो जाएंगे हमें, उत्तराखंड के ग्रीन एकदम है ना। अरे ग्रीन यहाँ पे तो सब उत्तराखंड के वो रहते हैं, इरिगेशन विभाग यहाँ है, इरिगेशन के आगे भाई सारे निर्माता निर्देशक इधर ही रहते हैं ना, सारे मंत्रियों के आवास यहीं पर ही है ना। तो राज्य के निर्माता भी यही है, निर्देशक भी यही है ना, और प्रोड्यूसर और फाइनेंसर भी यही है। तो मेरी बात यहीं आके मैसेज भी दे रहे हैं उनको, है ना। तो मेरा इशारा भी समझ रहा है जब मैं कह रहा हूँ कि प्रोड्यूसर और फाइनेंसर भी यही है। सही बात। तो आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि भाई है ना, राज्य को जो हमने अपनी चिंताओं को जो व्यक्त किया, जो हमारी चिंताएं क्या, जो यहाँ के नागरिकों की चिंताएं हैं, आप उसके ऊपर आप लोग काम करेंगे। लेकिन वापस अपील पर आए तो इसको लेकर के जो हमने बात करी कि भाई प्लीज डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन वोटिंग, और लोगों को भी प्रेरित करें और किन मानकों पर है ना आप अपना वोट डालें। तो यही कुछ चीजें अभिषेक, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई विश यू गुड लक कि भाई, थैंक यू सो मच सर।
तूने जो बहुत है मेरे धन्यवाद को सर। इनवाइट किया, तो अब थोड़ा सा आगे घूम घूम करके के हम अब जो है है ना? इसको एंड करेंगे। हाँ। और सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरा पहला एपिसोड था और ऑब्वियसली बात है मैं आपको बहुत पहले से जानता भी हूँ, 2016 से मैं आपको जानता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ही पहला गेस्ट बुलाया जाए, क्योंकि देहरादून अनफिल्टर्ड का मतलब यही है कि देहरादून की हकीकत सामने लाना बिना किसी फिल्टर के। और आज हमने बहुत सारी बातें करी और बहुत नई चीज़ें मुझे मालूम चली, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। अरे। और मेरी जो नॉलेज की जो किताब है वो और बढ़ चुकी है, वही मैं कह रहा था ना, इंसाइक्लोपीडिया से यहाँ से सीखने left के ले लिए गया। कुछ मिला है मेरे को। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आगे भी हम किसी मुद्दे Can पर I say a few words? श्योर सर आप बस मैं भी चलो थैंक्स कर देता हूँ आप Okay, सबको, और जी। आप भी बड़ा आई एम श्योर आप ऑनेस्टली अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर बिल्कुल, करेंगे। जी। कैसा लगा आपको देहरादून अनफिल्टर्ड? जी। सो प्लीज जॉइन मी। अभिषेक एक बहुत अच्छा यंगस्टर है, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, जैसा उसने कहा मैं इसे बहुत समय से जानता हूँ। जी। तो आई विश नॉट ओनली अभिषेक, आई विश यू ऑल ऑफ यू यू नो माई वेरी वेरी बेस्ट विशेज़। और कभी मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। मेरा ईमेल आईडी है, बट मेरे को प्लीज ईमेल करिएगा। और मैं ये नीचे लिख देंगे, नीचे लिख देगा ना, मेरा ईमेल आईडी लिख दियो। एक बार बता दीजिए सर। ANOOP अनूप मेरा फर्स्ट नेम है, anup.nautiyal NAUTIYAL @gmail.com। बाकी आप इस पे कमेंट और मैं सर की इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी का लिंक भी नीचे डाल रहा हूँ। बाकी ये वीडियो जैसे ही आप देखते हैं और आपको कैसी लगती है, सच अपना कमेंट जो यहाँ है से डाल right ले दीजिएगा। लेते और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देहरादून अनफिल्टर्ड के पहले एपिसोड को देखने के लिए। आगे भी मैं आपके साथ इसी प्रकार से जुड़ा रहूंगा और नए नए लोग जो हमको इंस्पायर करें उनको लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।